ऑनलाइन मोड में उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थी, आप सभी का आज के स्किल लैब सेशन में मैं प्राध्यापिका संध्या फटी आप सभी का मनपूर्वक मन से स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम की स्किल लैब सेशन की शुरुआत करती हूँ। बालक यह राष्ट्र की संपत्ति है और इस संपत्ति का जतन करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि आज का बालक कल का युवा और देश का भविष्य है। ऐसे में बालकों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक रहना अति आवश्यक है। बालकों के लिए इतने कायदे कानून है, लेकिन अक्सर हम यह देखते हैं कि बालकों के अधिकारों का हनन होते हुए देखते हैं, उनका शोषण, उत्पीड़न और उन पर अत्याचार होते हुए देखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इनका संरक्षण कैसे करना है, इनके अधिकारों के प्रति इनके अधिकार क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और इसीलिए त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय के पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हो या फिर एमएसडब्ल्यू फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, जो कि बालकों के साथ अपना सीपीएल फील्ड वर्क कर रहे हैं, और हमारे बीएसडब्ल्यू फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चों के साथ जो उनका फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ कार्य करते समय सर्वप्रथम इन विद्यार्थियों को इन बालकों के अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित सारी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तभी सही रूप से विद्यार्थी जो है इन बालकों के साथ सही जानकारी के साथ कार्य कर सकेंगे। और आज के इस स्किल लैब सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों को इस बालकों के अधिकार और संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और आज के हमारे चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन, बाल अधिकार और संरक्षण, इस विषय पर आयोजित इस स्किल लैब के प्रमुख वक्ता श्री मुश्ताक पठान सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आप जिला व महिला बाल विकास विभाग में जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप बालकों के अधिकार और सुरक्षा के बारे में बहुत ही तत्परता से कार्य करते हैं। सर, आप एक कर्तव्यनिष्ठ और सजग ऐसे अधिकारी हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज के इस सेशन के लिए आप जैसे महानुभाव व्यक्ति, जिनको बालक इस क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा ऐसा अनुभव है, और आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हम त्रिपुरा महाविद्यालय के प्राचार्य तथा समस्त शिक्षक और विद्यार्थियों की तरफ से आपका मैं मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। और सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के सेशन में आप हमारे सभी विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा एवं बाल हक इस विषय पर मार्गदर्शन करें। श्री मुश्ताक पठान सर। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले त्रिपुरा कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम हेमाधिकारी मैडम, शिफा मैडम, इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे विषय पर ये सेशन लिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि कोरोना पैंडेमिक पीरियड में जो डिक्लेयर हुआ है कि थर्ड लहर जो आने वाली है बच्चों की पर आने वाली है, और ये बहुत ज्यादा हमारे जैसे व्यक्ति को सजग रहने के लिए, महसूस करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें ये सब सोचना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, शायद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या आप सोशल मीडिया द्वारा आपके ग्रुप पर एक फेक मैसेज वायरल हो रहा था कि कोरोना के काल के दरमियान उनके माँ बाप, इन बच्चों के माँ बाप डेट हो चुके हैं और इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए देना है, इन बच्चों को मदद करना है। तो ये सारे फेक मैसेज, वायरल मैसेज, ये फेक है और इन बच्चों की ट्रैफिकिंग हो सकती है, इन बच्चों को बाल मजदूरी के लिए लगाया जा सकता है, या फिर इन बच्चों का इलीगल एडॉप्शन हो सकता है। ये सारे धोखे हमारे सामने हैं। इसीलिए महिला बाल विकास शासन द्वारा
कल एक टास्क फोर्स गठित किया गया जिसमें माननीय जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिले के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको उसमें लिया गया है और माननीय सदस्य सचिव जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने ये सारे ये जो जुनाइड जस्टिस एक्ट है जो बच्चों की केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसका जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, ये बहुत पहला मैं कुछ आपको बताना जैसे कि हिस्ट्री में इसे बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये समझ लो कि 14 नवंबर जो है हम लोग बाल दिन मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बाल दिवस क्या चीज है, 14 नवंबर क्यों हम लोग मनाते हैं? तो 11 नवंबर 1992 में भारत में बाल हक संहिता पारित की गई थी, यानी बच्चों के अधिकार के ऊपर पहला राइट्स पहले अधिकार वहां पर तय किए गए थे। और फिर 2000 में जेजे यूनाइटेड जस्टिस एक्ट बच्चों के लिए आया कि जो बच्चों को नीट के और फिर 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अफेयर्स यानी पोक्सो जैसा कायदा आया। ये पोक्सो कायदा आपको क्यों आया, तो आपने देखा होगा कि भारत में दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें जिस बच्ची के साथ में एब्यूज की घटना हुई थी उस बच्ची के इसमें सबसे जो जो विधि संघर्ष जो एक्यूज हम लोग बोला जाएगा, हम लोग ये कहते हैं उसको एक्यूज नहीं बोला जाता, उसको विधि संघर्ष जैसे चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं, वो कम उम्र का था और एक बहुत लोगों में बहुत सारा एक तूफान मचा था कि अगर वो माइनर है तो उसको सजा क्यों नहीं दी जाएगी, क्या उसने गलत नहीं किया, क्या उससे अपराध नहीं हुआ। तो उस वक्त ये जेजे एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि अगर 16 से 18 के दरमियान अगर कोई बच्चा गंभीर अपराध करता है तो उसको भी सजा का प्रावधान उसमें दिया गया है, कि जो अभी नया जुनाइड जस्टिस एक्ट 2015 आया है। मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक्ट मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्ट किस तरह से है, आप सारी जानकारी उसके लिए बहुत हमें सोच समझना है। और मैं आपसे ये भी विनती करना चाहता हूँ कि अगर मुझे रोक कर अगर आप कोई क्वेश्चंस लेकर करना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। आपको मैं ये बात अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चंस निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर आपको मौका है मेरे सामने कि आप लोग पूछ सकते हैं। कोई किसी को इस तरह के, क्योंकि हमारे लिए ये वीसी के द्वारा हमारे लिए समझने से पहले उसको ये समझने के दरमियान हमें उन्हें सीखना है, हमें क्योंकि कोई भी गलत जानकारी ना जाए या फिर हम लोग गलत मोमेंट्स में ना आए, तो हम लोगों को वो चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो पीपीटी जो है ताकि आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्द में रूप में समझे। एक्चुअली ये जो पीपीटी है ये मराठी में है लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट आपको हिंदी में कराऊंगा। ये मराठी में और आपको बहुत इजी पीपीटी है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ओपन करताना आता शाही शेअर
आप लोगों को ये पीपीटी दिख रही है? कोई अगर रिप्लाई देना चाहता है तो आपके स्क्रीन पे दिख रही है पीपीटी? यस सर। ओके ओके, दिखते हैं। थैंक यू। अभी इसमें सबसे पहले दिया गया है कि बाल न्याय अधिनियम काळजी संरक्षण यानी केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें ये यंत्रणा किस तरह की है और अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कैसे कराएंगे और बच्चों के लिए जो प्रोटेक्शन पे जो गांव लेवल पर है, विलेज लेवल पर जो यंत्रणा है। अब देखिए, कोई भी अगर एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराना है हमको, कोई भी काम हमें कराना है तो हमें पब्लिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। तो गांव स्तर पर, जिला लेवल पर कौन सी यंत्रणाएं काम करती है उसमें हम लोग समझेंगे, और बच्चों के संरक्षण में इन लोगों की भूमिका क्या है ये भी हम लोग बताएंगे। अब मैं एक बात आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी बच्चा, अब बच्चा किसको कहेंगे? अगर हम लोग बालक कहते हैं तो उसकी उम्र क्या होना चाहिए? तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अंडर वुमेन जस्टिस एक्ट के अंदर में सेक्शन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जब तक बच्चे ने अपने उम्र के 18 साल पूरे न किए, जब तक बच्चे उम्र ने 18 साल नहीं किए तब तक कि वो बालक है। और मैं इसके आगे और एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा जो गर्भ में है उसके भी सुरक्षा हमें करनी है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे 0 to 18 ईयर्स ये तो कंप्लीटली दिया ही है, लेकिन अगर कोई बच्चा गर्भ में, बहुत सारी चीजें देखिए, आप एनडीपीटी एक्ट होता है या फिर लिंग निदान कायदा है, ये भी हमें एक प्रोटेक्शन देता है कि बच्चों की कोई गर्भ में जान न ले। तो ये सारी चीजें हमें देखना है और ये समझ लेना चाहिए कि 0 to 18 ईयर्स इनको, इस उम्र में कोई भी बच्चे को बालक कहा जाए। और बच्चों का संरक्षण क्या है? तो जो बच्चे बड़ों के ऊपर में जो बच्चे बड़ों के ऊपर में प्रलंबित है, अगर बच्चे कोई बड़ा उनको संभाल रहा है तो ये बच्चे शोषण के बड़ी किस तरह से होगी? अगर ये बच्चे शोषण के बड़ी हो रहे तो उनकी जवाबदारी क्या है? बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? बच्चों की सुरक्षा एक बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये समझ लेना चाहिए। कोई भी बड़ा व्यक्ति है उसकी बच्चे की जिम्मेदारी उसके अंदर में है। अतः अब देखिए, बच्चों के संरक्षण किस प्रकार के? तो बच्चों को दुख पहुंचाना, बच्चों को मानसिक, भावनिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से, लैंगिक रूप से उनको ईजा पहुंचाना, यानी उनको हिंसा करना, उनको दुर्लक्षित करना, निग्लिजेंसी, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और निग्लिजेंसी में मैं एक ये भी बताता हूँ कि बाल न्याय अधिनियम सेक्शन 75 में कोई भी बच्चे को मानसिक, भावनिक, शारीरिक रूप से अगर कोई अंडर कस्टडी क्रूरटी करता है, चाहे उसके माँ बाप क्यों ना हो, इसमें 5 साल शिक्षा के प्रावधान उसके अंतर्गत दिए गए। ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई माँ बाप, परसों ही नागपुर जिले के अंदर में, मैं आपको एक 2 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ कि एक महिला ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को रास्ते पर फेंक दिया, न्यू बॉर्न बेबी। और रास्ते पर फेंकने के बाद में पुलिस का मुझे फोन आया कि सर ऐसे ऐसे न्यू बॉर्न बेबी हमें छपड़ा है, जबकि वो बच्चा डेथ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चा जिंदा था। हम लोगों ने उसको सुरक्षा, उसको रेस्क्यू किया और उसको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया। जब इसका इंफॉर्मेशन डिक्लेयर हुई या मालूम पड़ा लोगों द्वारा या अदरवाइज, तो उसकी मां जब थाने में पहुंची या उसके लोग थाने में पहुंचे, सबसे पहले आईपीसी की 317 सेक्शन उस मां के ऊपर में दाखिल हुआ, क्योंकि उस बच्चे को उसने मानसिक, भावनिक, शारीरिक रूप से ईजा पहुंचाई थी, यानी उसको दुख दिया था, तो उसके ऊपर 317। और मैंने पुलिस को इससे भी बढ़कर कहा हो कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75 में उसके ऊपर में दाखिल चाहे वो मां क्यों ना हो। तो ये हमें समझ लेना चाहिए सबसे पहले, अगर बच्चों के शोषण के ऊपर में कोई भी व्यक्ति अगर बच्चे का शोषण करता है, चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर में कार्रवाई प्रावधान दिए गए। अभी बच्चे किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, बच्चों का शोषण किस तरह से होंगे? तो हर बच्चा, एक सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बच्चा फैमिली के सिवा सुरक्षित नहीं है। जितना बच्चा फैमिली में सुरक्षित रहेगा, दूसरी जगह सबसे बड़े प्रोटेक्टर उसके खुद के माँ बाप। चाहे आप उनको कितनी भी सुविधा दो, चाहे आपको सारी चीज दे दो, तो वो जो प्रोटेक्टर है वो प्रोटेक्टर उसके माँ बाप। तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक मूल, यानी हर बच्चा कुटुंब के साथ में, यानी फैमिली के साथ में सुरक्षित है। फिर उनको हम लोग को किस तरह से सुविधा देना चाहिए? शिक्षण है, आरोग्य है, पोषक आहार है, संरक्षण है, सभा, ये सब बच्चों के राइट्स है। मैं आपके बच्चों को, जो बच्चे हैं, जिस तरह से आप लोगों को वोटिंग डालने का अधिकार शासन ने दिया है, उस तरह से इन बच्चों को खुद के संविधान ने अधिकार दिए। वो 4 अधिकार बहुत महत्व के अधिकार है।
पहला अधिकार है राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा राइट टू डेवलपमेंट यानी विकास का अधिकार। तीसरा अधिकार है राइट टू प्रोटेक्शन यानी संरक्षण का अधिकार। और चौथा अधिकार है राइट टू पार्टिसिपेंट। ये चार अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना ही नहीं चाहिए। अगर ये भी कोई भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो बच्चों के चाइल्ड राइट से वायलेशन ऐसा कहलाता है। तो ये चार अधिकार महत्व के। राइट टू लिव में अलग अलग प्रकार के आएगी, जीवन जीने का अधिकार, किस तरह से जीवन जिया जाएगा या किस तरह से उनको रखना है, ये सारी चीजें उसमें आएगी। राइट टू प्रोटेक्शन में बोला जाता है कि जो कायदे मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें उसमें आना चाहिए। विधि संगत, अब हम लोग जाते हैं विधि संघर्षग्रस्त बच्चों के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे विधि संघर्षग्रस्त बच्चों क्यों शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं ये शब्द क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ कि बाल आरोपी क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये अपराधी क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कोई भी बच्चों के हाथ से अपराध होता है तो उसे, उस बच्चे को हम लोग बाल अपराधी, बाल आरोपी नहीं कर सकते, उसका पिक्चर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, पिक्चर डिक्लेरेशन करता है, उसका पोस्ट वायरल करता है या फिर उसको बोलता है या फिर उसके बारे में उसकी पिक्चर या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करता है, तो बाल न्याय अधिनियम कलम 74, बाल न्याय अधिनियम सेक्शन 74 के अंतर्गत इसमें 3 साल के कार्रवाई के प्रावधान किए गए। कोई भी विधि संघर्षग्रस्त बच्चा हो चाहे नीट केयर एंड प्रोटेक्शन का बच्चा हो, अगर डिस्क्लोज आइडेंटिफिकेशन करता है या पीड़ित, कोई भी पीड़ित बच्चा हो अगर उसका डिस्क्लोज आइडेंटिफिकेशन करता है तो सेक्शन 74, सेक्शन 74 के अंदर में उसके ऊपर में कार्रवाई के प्रावधान है। प्रत्येक शोषित को भयावह वातावरण यानी कोई भी शोषित वातावरण हो, कोई भी भयावह वातावरण हो, उन बच्चों को वहां से सुरक्षित वातावरण निर्मित हमें करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हमें समझ लेना है। तो मैंने आपको नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बच्चों के बारे में बताया, और दूसरा है विधि संघर्षग्रस्त जेसीएल चिल्ड्रन, सीएनसीपी चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जेसीएल जुवेनाइल केयर एंड जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये सारे। वैसे हम लोग सीएनसीपी कहते हैं या फिर जेसीएल कहते हैं। सीएनसीपी जो हो गए वो नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे हो गए। अब आपको नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे कौन से आएंगे तो मैं आगे बताऊंगा। जेसीएल के बारे में आपको बताया, ये जो बच्चों जिनके हाथ से अपराध हो जाता है वो जेसीएल चिल्ड्रन है। अब नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे की क्या संज्ञा होना चाहिए, कौन से बच्चे नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के कहलाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये यंत्रणा कैसी है, ये कौन सी यंत्रणा है, तो सबसे पहले बाल न्याय अधिनियम, फिर नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कमेटी काम करती है और बाल न्याय मंडल के लिए बाल न्याय मंडल कौन काम करती है। दोनों कमेटियां जो है ये जुडिशरी है, ये अंडर जुडिशरी है। ये जो बाल न्याय मंडल है, ये बाल न्याय मंडल में जो है एक जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश उसके अंदर में रहेंगे और 2 सोशल वर्कर जो एमएसडब्ल्यू रहते हैं वो उसके अंदर में सदस्य के रूप में जाएंगे। इनकी एक जुडिशरी कमेटी रहेगी जो कि विधि संघर्षग्रस्त बच्चे इनके सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। और इधर जो बाल कल्याण समिति, इसमें 5 लोग कमेटी में रहेंगे और ये पांचों भी लोग सोशल, जैसे कि एमएसडब्ल्यू हो, लॉ हो, ये सारे पांचों भी कमेटी में, और इनको भी जुडिशरी पावर है, बाल कल्याण समिति को भी जुडिशरी पावर है। अब बाल कल्याण समिति की तरफ में कौन से आएंगे, तो मैंने जो बताया नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे सारे इनके सामने प्रोड्यूस होंगे, इनको इसके बारे में डिसीजन लेने के पावर्स है। तो इस तरह से हम लोग देखी जाएगी कि नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए शासन की क्या क्या सुविधा है। तो शिशु विरोधी, मैंने जैसे उदाहरण आपको दिया कि वो जो बच्चा है जो कि न्यू बॉर्न बेबी जन्मा हुआ था, उनको हमने तुरंत रेस्क्यू करके उनको मेडिकल कराया और मेडिकल से जब उसको ट्रांसफर हुआ है, उसकी जब छुट्टी हुई तो हमने उसको डायरेक्ट शिशु गृह में ट्रांसफर कराया। और इधर बाल गृह में जो बच्चे 7 से 11 साल के, जो बच्चे 12 से 18 साल के, ये दोनों बच्चों के लिए बाल गृह एक डेफिनेशन है। और फिर हम लोग लास्ट में हम लोग देख रहे हैं एक अनुरक्षण गृह। अब ये अनुरक्षण गृह क्या है, तो ये जो 0 to 18 ईयर्स के बच्चे जो ऑर्फन है, जो अनाथ है, जहाँ इनको कोई नहीं रहता, वो बच्चे वैसे बड़े हो जाते हैं तो इनको अनुरक्षण गृह में रखा जाता है। तो ये 19 से 21 साल है, ये तो 18 से 21 साल है, 19 दिया गया है, स्टार्टिंग उसका एज दिया गया है। तो 18 से 21 साल के एज में सारे बच्चे वो अनुरक्षण गृह में रहेंगे और वहां से उन बच्चों को पढ़ना लिखना यानी कमुआ शिकवा, यानी मराठी में उसको बोलेंगे अर्निंग टू लर्न, इंग्लिश में बोलेंगे अर्निंग टू लर्न, यानी लर्न करना और अर्निंग करना, कमाना भी आपको और पढ़ना भी है। तो यहाँ पे उनको बच्चों को फ्रीडम मिल जाएगा और बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर अभी आपने देखा होगा कि एक महाराष्ट्र शासन का एक निर्णय डिक्लेयर हुआ जिसमें ऑर्फन बच्चों को 1% से कैटेगरी दिया गया, जाके गवर्नमेंट कोटा उनके लिए उसमें तैयार होगा। तो बहुत सारे बच्चे, और दूसरा ये भी डिसीजन
दिया गया है कि ये बच्चे अगर जैसे मान लो जो बच्चे इसमें ऑर्फनेज है तो कोई महिला बालिकास में कॉन्ट्रैक्ट लगानी पड़ती है। कई जगह महिला बालिकास के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, महिला बालिकास के बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर चलते हैं, महिला बालिकास के बहुत सारे चिल्ड्रन होम्स है, महिला सुधार केंद्र है, महिला गृह। तो यहाँ पर जो भी बच्चे अगर ऐसा बच्चा कोई पढ़ लिखता है तो डायरेक्टली उसको वहां पर लिया जाएगा। ऐसा पर्टिकुलरली एक डिक्लेयर किया गया कि इन बच्चों को भी वहां पर रखा जाएगा उनके एजुकेशन के हिसाब से। तो ये सारी एक तरह मैंने आपको नीड केयर प्रोटेक्शन के बारे में बताया। दूसरा मैंने बताया बाल न्याय मंडल, विधि संघर्ष के बच्चे, तो इन लोगों को विधि संघर्ष बच्चे के लिए रखने के लिए सुविधा है निरीक्षण गृह। और निरीक्षण गृह में क्या है, तो फिर अलग अलग कैटेगरी है, 7 से 11 है, 12 से 18 है और 17 से 18 के ग्रुप में। तो ये जो है ये ग्रुप है। विशेष गृह जो है जैसे मैंने बताया कि जिसमें विशेष गृह का क्या प्रावधान है, तो विशेष गृह महाराष्ट्र में एक है, जैसे कि मुंबई में और नासिक में, मुंबई में अभी नासिक में हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे जैसे कि मान लो कोई विधि संघर्षग्रस्त बच्चा है, जो विधि संघर्षग्रस्त बच्चा है, विधि संघर्षग्रस्त बच्चे के बारे में क्या होता है कि उसने अगर किसी का मर्डर कर दिया हो, उसने किसी की हत्या किया हो और फिर उसको अगर बेल आउट होता है या फिर वो फिर से समाज में जाता है, उसको धोखा निर्माण हो सकता है। तो अगर उसको धोखा निर्माण हुआ तो वो व्यक्ति बच्चे को भी धोखा पहुंचा सकता है। ऐसे सारे बच्चों को विशेष गृह में डाला जाता है। तो ये सारी चीजें, और मैंने ये भी बताया आपको शुरुआत में जब बताया था कि जो 16 से 18, तो इसमें 3 कैटेगरी के अपराध शामिल किए गए हैं कि जैसे कि गंभीर अपराध, फिर अपने जो है कि उससे कम गंभीर अपराध और फिर गंभीर यानी छोटे अपराध। छोटे अपराध में जो है क्योंकि जो अलग अलग कैटेगरी में जो सेक्शन दिए गए हैं वो सीवियर होगा या फिर लोअर है या फिर जो अपर क्राइम जो होता है, जैसे कि अपर क्राइम जिसको बोलेंगे हम लोग गंभीर अपराध बोलेंगे, जैसे बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई। इसमें सारे में अगर कोई बच्चे 16 से 18 उम्र के हैं और गंभीर अपराध करते तो इनको ये प्रावधान जेजे एक्ट में दिया गया है कि वो जो बाल न्याय मंडल है वो एक प्रस्ताव तैयार करेगा और वो प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगा कि इन बच्चों ने गंभीर अपराध किया है, तो जैसे बड़े व्यक्ति को सजा दी जाएगी उसी तरह इन व्यक्ति को भी सजा दी जाए। ऐसा एक प्रस्ताव तैयार कर बाल न्याय मंडल भेजेगा ताकि उनको बड़े जैसी भी शिक्षा प्रावधान हो जाए। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपने नीड केयर एंड प्रोटेक्शन एंड जेसीएल चिल्ड्रन के बारे में देख लिया कि कौन सी यंत्रणा इनके लिए काम करती है। अब हम देखेंगे कि कौन से बच्चे नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। अभी पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें यह है कि कोई बच्चे को मार रहा है, कोई बच्चे से बेगिंग करा रहा है, कोई बच्चे से बाल मजदूरी करा रहा है, अपंग है, और देखें कि मैंने आपको बोला कि गर्भ जिसका हो गया उसने छोड़ दिया, वो आपने भी है। बेगिंग के बारे में है। अभी बेगिंग के बारे में, सब चीज के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले 2 साल पहले एक रेस्क्यू करा पुलिस के द्वारा मैंने एक रेस्क्यू कराया था, जाके हम लोग साथ में थे उस टीम के अंदर। आप जब भी नागपुर में जब ये लॉकडाउन नहीं होता है या फिर लॉकडाउन के भी दरमियान आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चे, अभी छोटे बच्चे तो आपको नहीं दिखते, कोई मदर से छोटे बच्चों को साथ में लेकर मैंने 2 साल पहले बर्डी से झांसी रानी स्केल से मैंने कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया पुलिस के साथ में। चाहे वो वीडियो, अगर यहाँ पर साउंड होता है तो मैं वीडियो भी हम लोग देखेंगे, उसमें वीडियो है, अगर वीडियो अगर होता है तो है उसमें तुरंत कर सकते हैं हम लोग, साउंड जाएगा उसमें, पीपीटी मध्ये आहे नहीं, पीपीटी मध्ये नहीं, अपने याच्यामध्ये आहे। ठीक है, ये दाखवला, ये बताने के बाद में हम लोग वीडियो भी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि रेस्क्यू प्रोसेस किस तरह से रहती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ में, मैंने हम लोग बच्चों को एमएसडब्ल्यू के जो बच्चे रहते हैं, मैंने बहुत सारे एमएसडब्ल्यू के बच्चों के साथ में उनको टीम में शामिल कर उनको साथ में रखकर मैंने रेस्क्यू भी किया हूँ। इस रेस्क्यू में हमने क्या किया कि हम लोगों ने प्लानिंग किया, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी कि सिग्नल पे बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं और उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये कि संवेदनशील इशू था। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि ये बच्चे, इनकी ऑपरेटिंग कैसे है, उनका मॉडल्स ऑपरेटिंग क्या है। तो हम लोगों ने पहले सारे वीडियो रिकॉर्ड्स करे वो क्या है, तो हमें ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति है कि जो साइड में सिग्नल के बाजू में खड़ा रहता है और ऑपरेटिंग करता है वहां से। अगर सिग्नल जब रुक जाता है तो रुक जाएगा, बच्चे भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी
नागपुर में इतनी गर्मी रहती है और गर्मी में भी उनके शरीर पर पूरी तरह से कपड़े नहीं होते और वो भी 748 डिग्री का तापमान रहता है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, और वो बच्चे भीख मांगते हैं और आएगा आपकी गाड़ी के पास में आएगा, आपकी 4 व्हीलर के पास में आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा और मोटरसाइकिल पे आपको कपड़ा मारकर पोछने लगेगा। तो आपने कभी सोचा हो कि बच्चे कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, किधर से उनको लाया गया? तो मैं आपको अभी अभी का एक उदाहरण देता हूँ कि इन सबको तो हम लोगों ने बाद में हम लोगों ने पुलिस के साथ में रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में सबको मैंने चिल्ड्रन होम में रखा और चिल्ड्रन होम में रखने के बाद में एक बच्ची जो थी उसमें 6 साल से बच्ची थी, 6 साल से लेके तो 14 साल की, 7 लड़कियां और 10 लड़के, हमने 17 बच्चे रेस्क्यू किए थे और सबको चिल्ड्रन होम में अलग अलग जगह रखा था। इनको रखने के बाद में और फिर जैसे हमने रखा तो जब हम लोगों ने वीडियो कवर किया था उसके अंदर में जो ऑपरेटिंग व्यक्ति कर रहा था, बड़ा व्यक्ति, हम लोगों ने पुलिस द्वारा उसको भी कैचअप किया और उन लोगों को भी पकड़ा। उन लोगों को पकड़ने के बाद में आईपीसी की जितनी धारा है 370 है, ट्रैफिकिंग है और जेजे एक्ट सेक्शन 75 76 है, बालने आदि ने ये सारे कलम उनके ऊपर लगाए गए और सबको पकड़ा, बड़े व्यक्तियों को, महिलाओं को, जो भीख मंगाए थे, हमने भीख इनको सबको पुलिस बड़ी पोजीशन में अटक करके रखा। तो उस दरमियान हमने जिन बच्चों को शेल्टर होम में रखा था तो 2 दिन के बाद मुझे शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट का फोन आता है और मुझे वो बोलते हैं कि सर आपने जो सबसे छोटी बच्ची को लाकर रखा है वो बच्ची रोई जा रही है, बहुत रो रही है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं है कि वो बच्ची क्यों रो रही है, शायद उसको शेल्टर होम का खाना नहीं पसंद आ रहा या और उसके कोई रिलेटिव्स है जिसकी वो डर रही है या उनके पास जाना चाहती है। तो मैं ठीक है, मैं बोला कि मैंने जब उस बच्ची को पकड़ा था तो उसके पास में बस 500-600 रुपए चिल्लर थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्ची को पैसे थे तो कुछ अच्छा खाने का शौक होगा। तो मैंने जाते जाते सैंडविच लिया और चिप्स के पैकेट लिया और मैंने फिर उस बच्ची को जाकर देना चाहा। तो मैंने मेरे सामने बिठा और लेटने के बाद में मैंने उसको पकड़ा तो उसको टेम्परेचर था, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने जिस महिला के माध्यम से, जिस महिला के साथ में जो महिला इसको लाई थी उस महिला को जाकर पूछा, मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाकर पुलिस स्टेशन गया, मैंने उस महिला से पूछा कि आपने जो छोटी बच्ची आपके पास में थी वो बच्ची कौन है? पहले बोली वो मेरी नातिन है, मेरे बच्चे की बच्ची है, ऐसे ऐसे वो बोलकर बोली। लेकिन जब हमने उसको प्रलोभन दिया, उसको बोला कि अगर कुछ सच बताएगा और मुझे छोड़ दे, तो उसने इतनी स्टोरी मुझे बताई कि शायद मैं वो स्टोरी भूल नहीं सकता। तो उसने मुझे बोला कि सर मैं सच बताती हूँ, आप मुझे छोड़ दोगे ना? मैंने बोला बिल्कुल छोड़ देंगे। उसने कहा ये जब 1 साल की थी तो मैंने इसे मुंबई मालदा स्टेशन से उठा लिया था, जब 3 साल तक थी तो मैंने इसे गोद में लेकर भीख मांगती थी, जब 4 साल की थी, जब चलना शुरुआत किया तो मैंने इसको सिग्नल पर भीख मांगना छोड़ दिया। मैंने ठीक है, आपने उसको उठाया, आपने जब 3 साल की थी जब उसको इसमें रखकर कौटे में रखकर भीख मांगा, लेकिन वो बच्चे खाना क्यों नहीं खा रही? वो बच्चे 2 दिन से खाना क्यों नहीं, रोई जा रही है? तो सर बोले नहीं वो खाएगी, आप उसको ब्रेक दीजिए। तो मैं मतलब ब्रेक क्या, मैं तो समझ नहीं सर, आप एक काम करिए, वो खाएगी ब्रेड में कर्ड्स लगा दीजिए। तो मुझे शॉकिंग हो गया कि मैं बोला कैसे? तो मैं बोला आप कितने दिन से दे रहे हो इसको? तो मैंने 3-4 साल दे रही हूँ। तो मैं भागते चिल्ड्रन में पहुंचा, बच्ची को उठाया और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। तो शॉकिंग 2-3 घंटे में, 4 घंटे में उसकी रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के शरीर के आधे पार्ट्स खराब हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ लेना चाहिए कि जो भी बच्चे ट्रैफिकिंग होते हैं, जो बच्चे सिग्नल पे लाए जाते हैं, जो बच्चों से भीख मंगाया जाता है, जो बच्चों से बाल मजदूरी की जाती है, ये तो बहुत हद तक ये बच्चे ट्रैफिकिंग दौरान लाए जा सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। इसलिए हमें ये सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जब हम लोग बच्चों के लिए बात करते हैं, हमें उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मैं एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। लॉकडाउन का पेंडेमिक ब्रेक था, स्टार्टिंग हुआ था 25 मार्च 2020 को। मैं आपको समझाऊंगा तो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उदाहरण की जो मैंने इसमें काम किया। मैं ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जस्ट एक मुझे रामझुला के बस के नीचे खबर है, वो रेखा भर रहा था मैडम एडवोकेट, वो खाना बांटने के लिए रामझुला के नीचे कुछ फैमिलीज को खाना बांटने के लिए वहां पर गए। तो उन्होंने देखा कि सारे भिक्षुक जो है, जो बेगिंग करने वाले, वो एक तरफ है और एक 1.5 साल का बच्चा है जो कचरे में खेल रहा है। तो उन्हें कुछ तो भी डाउट हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि पठान सर आप तुरंत आइए, देखिए 1.5 साल का बच्चा, कुछ तो भी मुझे डाउट हो रहा है।
तो हम लोग गए वहां पर, मैंने देखा तो वो बच्चा पूरा मट्टी में खेल रहा था और सारी बैगिंग की फैमिली इधर थी। मैंने उन सब बैगिंग करने वाले फैमिली से पूछा कि ये बच्चा किस क्या है, उन्होंने ना करके जवाब दिया। तो मैं शॉकिंग हो गया कि 1.5 साल का बच्चा जो अकेला है, जो कहीं नहीं, वो किस तरह का बच्चा है। तो फिर मैंने उसको तुरंत बताया, उसको रेस्क्यू किया, चाइल्ड लाइन की टीम मेरे साथ में थी और मैंने उसको थोड़ा गणेश पेट पहुंच गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उसको गणेश पेट पुलिस स्टेशन में ले गया, उस बच्चे को पानी की प्यास लगी, उसने 3 गिलास, हम भी नहीं पी सकते, हम भी नहीं पी सकते, अगर किसी को प्यास लगी तो हम लोग, वो बच्चे ने 3 गिलास पानी पिया, 1.5 साल का। तो उसमें ये आप समझ लीजिए कि वो बच्चे को पानी की कितनी कमी अपने शरीर में हुई। तो मैं सोच रहा कि डॉक्टर ने कहा अगर 1 1.5 दिन अगर ज्यादा होता तो बच्चा जिंदा नहीं होता। उससे क्या क्यों, मुझे थोड़ा सा फिर दूसरे दिन फॉलो किया, मैं वहां गया और मैंने वहां के सारे फैमिलीज को पूछा, मैंने कहा बताइए सबको एक बताइए तो उसने कोई किस तरह की महिला थी जो कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले आई थी और जैसे भी लॉकडाउन शुरू हुआ यहाँ पर आके छोड़कर चले गई। एक फैमिली आइडेंटिफाई हुई रेलवे पुलिस को, और रेलवे पुलिस को फैमिली थी कि अमरावती की एक फैमिली कोल्हापुर जा रही थी, कोल्हापुर जा रही थी। तो वो कोल्हापुर जाने के समय में वो गाड़ी उनकी छूट गई, तो एक फैमिली रेलवे स्टेशन पे सो गई। सोने के दरमियान माँ को नींद लग गई, बाप को नींद लग गई, बच्चा साइड में सोया था। एक महिला ने उसको 1.5 साल के बच्चे को कैचअप किया और वहां से वो भाग गई और उसने डायरेक्ट नागपुर, उसको ये नहीं पता था कि लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उसका 2 तरह से यूज वो करती, एक अगर लॉकडाउन शुरू नहीं होता तो वो बच्चे को जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि कटोरे में रखकर भीख मांगती, या फिर उसको बेच देती, या फिर उसका बदन जो पार्ट्स है उसको बेच देती, इस तरह से उसकी वो ट्रैफिकिंग करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के बहुत अच्छे नसीब हो गए, तो वो बच्चे को उसने छोड़कर वहां पर चले गई। फिर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई, वो बच्चे को हमने माँ बाप को आइडेंटिफाई किया। और मेरे में बहुत सारे अनुभव मेरे रहे, जिसमें से एक अनुभव ये भी है कि मुझे इतना समाधान हुआ कि ये बच्चा जब मैंने माँ बाप के पास, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो जब हम लोग ये सारी चीजें ना जब खुद के लिए जीते, तो ये दूसरों के साथ जीने का एक अनुभव अलग से मिलता है, अलग से अपने को प्रोग्राम मिलता है। और उस महिला आज भी अरेस्ट है, जो महिला ने ट्रैफिकिंग करी थी, जो मैंने बताया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे अनुभव शेयर करने के, तो ये आप जितने पिक्चर में देखते हैं सारे नीट के डेपुटेशन के सीएससी के बच्चे, और इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने, मैं जैसा बोल रहा था आपको बाल गंगा के बारे में, तो इस तरह से ही वो ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड होता है और ये एकदम फैमिलियर रहता है, ये चाइल्ड फ्रेंडली रहता है, जैसे कोर्ट द्वारा नहीं रहता। जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, ये तरफ से कटड़ा है, ये दूसरी तरफ से कटड़ा है, पुलिस खड़ी है, वकील खड़ा है, प्रेस में खड़े, बच्चों को पकड़ है, इस तरह से नहीं होता। ये टोटली चाइल्ड फ्रेंडली रहता है और बहुत अच्छे से चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर में वहां का कामकाज चलता है। आपने देखा होगा कि क्रॉस किया गया है, इसका रीजन में अगर आप जब पर्सनल रहते तो मैं पूछता कि क्या है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस अधिकारी इनको रेस में वहां पर फोर्स नहीं करे, ताकि बच्चों के मेंटलिटी पे कोई भी फर्क पड़े कि मैं छोड़ दूं अथवा मैं आरोपी, इस तरह से नहीं, वो सिविल में है। और जो कोई भी चीज अगर जब बच्चा अपराध करता हो या कोई भी करता हो, तो 24 घंटे के पहले उसको प्रपोज करना बहुत जरूरी है। तो प्रवास यानी समय के ध्यान में रखकर, अगर कोई समय समझो 2 घंटे लगे तो 26 हो जाएंगे, 4 घंटे लगे तो ये 24 घंटे का ऑर्डर प्रपोज करना है, लेकिन ट्रेन में हो, सिविल में हो। ये जो है, इसमें जो दिया गया है कि कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करता है, यानी कोई भी, मैं आपको
फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी गणवेश में नहीं करेगा। और बहुत देखा जाता है कि पुलिस को भी एक्ट का थोड़ा पता नहीं होता, या तभी होता तो वो उस तरह से किस बदली हो जाती होगी, या फिर उनको। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सेक्शन 107 में हर पुलिस स्टेशन में पीएसआई बाल पुलिस अधिकारी हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट रहेगा, और जितने भी बच्चों के केसेस आएंगे वो व्यक्ति हैंडल करेगा। ऐसे एक हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया है, तो उसको ये सारे एक्ट के बारे में पता रहता है। कभी कभी ट्रांसफर हो जाती है, किसको नहीं पता, तो बहुत से छोटे बच्चों को बड़ो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख रहे कि ये हाथ किया है, उन्होंने बोला है कि ये यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, आप बाल लैंड में जाके प्रोड्यूस करो। और क्या, तो ड्रेस में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को समझाना चाहिए कि आप जब भी बच्चों को प्रोड्यूस करें, ड्रेस में प्रोड्यूस ना करें। तो ये एक सारी चीजें दी गई है। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोर्ट न्यायालय में, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने बड़ों के साथ में अपराध किया है, छोटे भी बच्चे अपराधी थे, तो बड़ों के साथ में उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया चाहिए। ये बहुत बार होता है, ऐसे बहुत बार होता है। इस तरह में सब ताकीद होती है और कुछ तरह में कार्रवाई भी हुई। मैं आपको लास्ट टाइम का एक उदाहरण बाद में दूंगा कि किस तरह से जरीपटका में कार्रवाई, सब पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करके गुना दाखिल किए गए। वो भी बहुत बड़ा उदाहरण है अलग तरह का, वो मैं आपको अलग से उसके बारे में बताऊंगा। तो ये बड़ों के साथ में, बच्चों को नहीं, बच्चों को बाल न्याय मंडल में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि एक आध बार फैमिलीज है, कोई भी बच्चे को अगर हम लोगों ने विधि संगत बच्चे जैसे जिनको हमने कस्टडी में लिया, ताबे में लिया पुलिस ने, तो माँ बाप को बताना बहुत जरूरी है। ये बंधन कारक है कि फैमिलीज को बताना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया और हमने उसको कस्टडी, लेकिन किसी भी तरह में उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। सूचना पत्र देके माँ बाप के हवाले कर सकते या फिर निरीक्षण गृह में दाखिल कर सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने आरोपी की तरह उसको उठा लिया और माँ बाप को इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पुलिस ने डायरेक्टली उनके माँ बाप को फोन कॉल करके बताना चाहिए कि ऐसे ऐसा, और ये बंधन कारक है, ये मैंडेटरी है कि फैमिलीज को इसका पता चले। ये मैं आपको बोल रहा था विशेष बाल पुलिस पथक, तो वो ये है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 107 के अंदर में विशेष बाल पुलिस पथक है, स्पेशल जुवेनाइल, और ये बच्चों को लाकर निरीक्षण गृह में रखेंगे, बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे ताकि बच्चों को वहां पर चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण में उन लोगों का सारा केस हैंडल किया जाए। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया कि बाल पुलिस अधिकारी हर पुलिस स्टेशन में होगा और वही बच्चों के केस हैंडल करेगा और सिविल में होगा। तो ये उसमें बोला गया है सूचित अथवा, तो ये क्या कर सकते हैं, मैंने जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, तो ताकीद दे सकता है, उनको काउंसलिंग कर सकता है, उनको जैसे सोशल सेवा में क्या क्या होगा आपको बताता हूँ मैं। जैसे हॉस्पिटल की सेवा दे सकते हैं, मंदिर, जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज है, अदरवाइज हम लोगों ने गार्डन साफ नहीं कर सकते, गार्डन साफ, ये बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये किस पालक को दंड भरने का भी आदेश दे सकते हैं, विशेष गृह में भी भेज सकते। मैंने बताया कि कोई बच्चे को अगर ये है तो ये मुलाच्या वाहतुकीत सुधारणा होण्यासाठी परीक्षक यांच्या देखरेखीखाली ठेवते, तो परीक्षा अधिकारी की देखरेख के लिए भी रख सकते हैं। ये भी इसके अंदर में प्रावधान दिए गए। तो ये सारे प्रावधान अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिए गए कि जो जेजेबी ये दे सकती है। अब क्या नहीं दे सकती, यानी क्या नहीं दे सकती, तो बच्चों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा नहीं दे सकती, चाहे कितना भी गंभीर अपराध हो। तो बाल न्याय मंडल ये नहीं कर सकती। मैंने आपको जो बोला हो जैसे जो 16 से 18 साल के जो बीच का, तो ये डिसीजन लेने के पावर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लेकिन कोई भी आजीवन या फांसी की सजा, उसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा नहीं होगी। बाल कल्याण समिति मैंने बताया 5 सदस्य बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले। भविष्य में आज आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, भविष्य में आज बाल कल्याण समिति के सदस्य भी आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे एमएसडब्ल्यू होते हैं, कुछ लॉयर होते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है। इसमें सारे बहुत ऐसी किस तरह की केसेस आई है, जितने मैं केसेस आपके सामने डील कर रहा हूँ, ये सारे केसेस आपको डील करना है और इसमें डिसीजन लेना है, बच्चों के भविष्य के बारे में डिसीजन लेना है कि हम लोग उनको क्या अच्छा दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। जैसे विधि संगत के बारे में बच्चे के बारे में बोला, वैसे ये भी 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस होना जरूरी है। हाँ, अब कौन कौन उसको प्रोड्यूस कर सकता है,
जैसे कि पुलिस भी कर सकता है, लोक सेवक, कोणती स्वयंसेवी संस्था, चाइल्ड लाइन, कोणताही नागरिक हो सतावण। इसमें आपको भी मैंने जैसे बताया कि आपको ये समझ में आ रहा कि बच्चा निगलेक्ट है, बच्चा रास्ते पर भीख मांग रहा है, बच्चा रास्ते पर रो रहा है, बच्चा अनकंफर्ट महसूस कर रहा है, फैमिली के साथ में है लेकिन उसको कुछ नहीं है, बच्चा कहीं झोपड़ी में रह रहा है, बच्चा सिंगल मदर है, सिंगल फैमिली है, बच्चा एचआईवी पीड़ित है, बच्चा जो है स्पेशल डिसीज का है, कोरोना पेंडेमिक पीरियड में उस बच्चे के माँ बाप की डेथ हो गई है, सिंगल मदर की डेथ हो गई है, फैमिली में कोई पालने वाला, ऐसे सारे व्यक्ति, सारे बच्चों को, कोई भी व्यक्ति, आप स्वयं भी बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे को प्रपोज कर सकते हैं और बच्चा खुद भी बाल कल्याण समिति के सामने प्रपोज हो सकता है। बच्चों को बाल गृह में और बाल गृह में निरीक्षण गृह में क्या क्या मिला, देखिए उन लोगों को जो भी आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलाइज हो, डॉक्टर्स है, फुटबॉल से खेलना है ना, ये सारा वहां पर फ्री ऑफ चार्ज सारा बच्चों को दिया जाता है, रहना खाना शिक्षा ये सब मुफ्त दी जाती है। वो जो स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है बच्चों को, ये भी वहां पर दिया जाता है ताकि बच्चे कुछ सीखे, कंप्यूटराइज है, सिलाई मशीन है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, ये सारा बच्चों को दिखा है वहां पर। वो सेंटरों में ये सारे ऑपरेटर रहते, शिक्षक रहते, सारी चीजें बच्चों को वहां पर दिया जाता है। अब ये जो है बाल न्याय मंडळ, बाल समिती यांना वाटत परवानगी सिवाय मुलांच्या बद्दल त्यांचे नाव, ये मैंने जो आपको पहले बोला ना कि जो डिस्क्लोज आइडेंटिफिकेशन का जो भाग है कि कोई भी प्रसिद्धि नहीं कर सकते। अगर पेपर में एक पेपर आउटिंग होता है तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेपर के संपादक के ऊपर में गुने दाखिल हुए डिस्क्लोज आइडेंटिफिकेशन के बारे में। फैमिली, जब कोई बच्चा नीड केयर प्रोटेक्शन का है या कोई अब्यूजिंग चिल्ड्रन है तो उसका फैमिली का एड्रेस भी नहीं दे सकते हम लोग, अगर दे दिया तो कार्रवाई के प्रावधान उसके। ओके, अभी जो है ये जो है यानी इतर देश यानी बाहर के जो देश है, तो बाहर के देश के लिए एक कमेटी स्थापन की गई और वो कमेटी इसके ऊपर में काम करेंगी जो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई। यानी इन लोगों को हैंडल करने के लिए फॉलोअप का बहुत जरूरी है, तो बच्चा जिनके कस्टडी में दिया गया है उनका फॉलोअप सही तरह से हो रहा है क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है, चाहे अदर राज्य हो या चाहे अदर देश हो। हमने देखा है कि बहुत सारे बांग्लादेश के बच्चे हमारे पास में आते हैं, तो ट्रैफिकिंग आपने वो देखा होगा कि जो ट्रैफिकिंग है बहुत सारे अदर देश की बच्चों को लाया जाता है यहाँ पर सेक्स वर्कर के लिए, तो ऐसी कुछ माइनर भी बच्चे आते हैं जो तुर्कमेनिस्तान है, ये अदर साइड की आती है। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को रिपैट्रिएशन के तौर पर फैमिली में भेजना पड़ता है, तो ये उन लोगों के लिए काम करते हैं। पुनर्वसन यानी सामाजिक एकात्मीकरण, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, बहुत लोगों को आगे आना चाहिए, जाकर बाल न्याय मंडल में बाल न्याय मंडल, बाल कल्याण समिति, निरीक्षण गृह, बाल गृह, शिशु गृह, इसमें विजिट कर आपको देखना चाहिए कि वो बच्चे किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनको हैंडलिंग की जाती है, उनको क्या क्या दिया जाता है, बच्चों को हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें भी देखना चाहिए कि आपका भी एक भाग हो पुनर्वसन सामाजिक एकात्मीकरण में हम लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप है ये फॉस्टर केयर में, फॉस्टर केयर में हम वही मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉस्टर केयर में आप एक ग्रुप तैयार कर लिया, मानो आपने एमएसडब्ल्यू विद्यार्थी का, फिर अदरवाइज ये सब कर लिया। अभी हम लोग एजुकेशन करते हैं तो जब हम लोग बहुत क्यों में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें पढ़ाई करना है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मस्ती के दिन है और नहीं हम लोग एमएसडब्ल्यू बहुत अच्छे से कर लेंगे, हम इतने परसेंट ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ये अलग है, और जब आप बाहर निकलते हैं बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे बिल्कुल नहीं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो हमें हर जगह, मैं आपको ये बोलूंगा क्योंकि मेरा भी एमएसडब्ल्यू है, शिल्पा मैडम, पटेल मैडम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, शिल्पा मैडम ने तो मुझे ट्रेनिंग भी दिया है, मैं शिल्पा मैडम के बाद बहुत सारे मैंने उनके लेक्चर भी मैंने सुने, तो मेरा एमएसडब्ल्यू खुद का हुआ है, तो मैं बहुत मजे में रहता था, बहुत मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कुछ नहीं सब हो जाएगा यार, मुझे अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं एमएसडब्ल्यू करूंगा तो बहुत अच्छा। हम लोग बहुत क्योर में रहते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब एमएसडब्ल्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं वहीं से आपकी स्टार्टिंग आज शुरू हो जाना चाहिए कि आप सोशल मीडिया में किस तरह से काम करेंगे, आप क्या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, चाहे बच्चों के हो चाहे फैमिलीज के लिए हो,
चाहे अदर वहां से आपकी सोच शुरू होना चाहिए, वहां से आपका ग्रुप तैयार होना चाहिए, वहां से एक एनजीओ फॉर्म होना चाहिए, वहां से ग्रुप आपका रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा कोई एनजीओ का वो देखना चाहिए। वहां पे बड़ी बड़ी एनजीओ बड़ी बड़ी फाउंडेशन किस तरह से बच्चों के लिए काम कर रही है, शिक्षा किस तरह से काम होता है, कैसे प्रस्ताव तैयार जाते हैं, ये सारी जानकारी नहीं हम लोग सारा 2 साल का कर लेते हैं और फिर बाद में पूरा हो जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क होता है। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आप प्रोफेशनल सोचोगे तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपके पास में। आपको बताया है कि आप प्रोफेशनल सोचते वर्क करें, आप जिम्मेदारी से नहीं, आप जिम्मेदारी समाज में एक है, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि आप प्रोफेशनल सोचते वर्क कहलाते हैं। इसलिए बहुत क्लियर रहना है आपको, बहुत अच्छी तरह से समाज में जाके काम करना है। और मैं बोलता हूँ ना, बहुत समाधान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है खुद के लिए जीना और दूसरे के लिए जीना। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना काम किया तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं थी, और मुझे हर जगह ये होता कि लेकिन हमें इसके लिए काम करना बहुत है। हम जब काम करेंगे तो हमारा नाम भी होगा और सारे। और एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जितना नाम कमाओगे, जितना काम करोगे, उतना आपका नाम होगा, उतना ही आपके पास पैसा आएगा, उतना ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर रहकर ये नहीं करना है कि नहीं नहीं बहुत मजे में निकल रहे, 2 साल कंप्लीट कर लिया, एमएडब्ल्यू हो गया, आप मुझे जाकर कोई नौकरी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सोशल वर्कर ऐसा है कि जो एनजीओ उसका यूज कर रही है 5,000 10,000 में काम, और एक सोशल वर्कर ऐसा है कि जिसको 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए सैलरी। मैं आज सैलरीज पर्सन हूँ, मुझे पता है, मैंने कई ऐसे एनजीओ के वर्कर देखो जो एमएसडब्ल्यू है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज न होने से 5,000 रुपए महीने पे काम। तो हमें क्या करना है, हमें वो क्यूटनेस तैयार करनी है, अपने आप में क्यूटनेस तैयार करना है कि हम लोग किस तरह से प्रेजेंटेशन से कर सके, हम लोग किस तरह से बात करें, हम हमारी चीज को कैसे प्रोड्यूस कर सके। एक व्यक्ति, बहुत सारे सेल्स पर्सन रहते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारे, अभी कोई व्यक्ति अगर मुझे प्रोडक्ट अगर बेचना है तो 10 लोग साथ में हैं, तो साथ में रहने के बाद वो चीज हो जाती है, तो वो चीज में ये सारी चीजें आ जाती है, तो हम जितना उसको प्रोड्यूस कर सके वो बहुत अच्छे से कर सके। तो आप एक अच्छे एमएसडब्ल्यू बनिए, बहुत अच्छे से, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप के अंदर में आप जाइए, और शिल्पा मैडम के माध्यम से फटिंग माध्यम से मेरे पास सारी चीजें आएगी। मैं आपको बोलूंगा कि वहां पर, अभी तो कोरोना पेंडेमिक में अभी थोड़ा सा बैन किया गया है, जब भी खुल जाता है मैं आपको खुद होकर बोलूंगा, ये चिल्ड्रन होम में जाइए, ये शिशु गृह में जाइए, ये बाल गृह में जाइए, बच्चों से मुलाकात करिए, और किस तरह से उनको फॉस्टर केयर हो गया, स्पॉन्सरशिप स्कीम रहती है, तो ये स्पॉन्सरशिप हुई है। बाल संगोपन योजना है, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे फैमिलीज में रहेंगे, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, या फिर जिन जो बच्चे ऑर्फन हो गए फैमिली में, ये सारे बच्चों को बाल संगोपन योजना है। अभी अभी मिनिस्टर मैडम ने डिक्लेयर किया है एक महीना पहले कि सारे बाल संगोपन योजना के बच्चों को 1100 रुपए महीना दिया जाएगा, यानी मोटा मोटा अमाउंट उनके लिए आएगा कि जो एजुकेशन फील्ड के लिए उनके लिए काम में आएगा। तो ये बाल संगोपन योजना महिला बालिका संगोपन विभाग द्वारा बच्चों के लिए चलाई जाती है। ये मैं पहले सबसे स्टार्टिंग में किया, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया कि अगर कोई बच्चे को फेक देता है, तो अगर ये भी होता है कि बच्चों को फेक दिया, पेपर में न्यूज आ गई, किसी ने फोटो वायरल कर दिया, पुलिस स्टेशन सब लोग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं है, मुझे लेना है, मुझे अडॉप्शन करना है। ऐसे नहीं होता है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा शिशु गृह में जाएगा, ये सीडब्ल्यूसी से सामने जाएगा, और महिला बाल विकास विभाग के सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा द्वारा लीगली एडॉप्शन दिया जाएगा। ये प्रोसेस इसके अंदर में दी जाएगी। ऐसे कोई अवैध तरीके से बच्चे को नहीं ले सकता। सोडून दिलेला नवजात बालकांना, वही मैं बोलूं कि प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा बाल कल्याण समिति आएगा तो सरेंडर किया जाएगा, और सरेंडर कारा के गाइडलाइंस में आएगा, कारा में लिंक में आएगा, और जो व्यक्ति, जो फैमिलीज कारा में रजिस्ट्रेशन किया, उनको बच्चा रेफरल जाएगा और उन्हीं को कोर्ट के माध्यम से बच्चा मिलेगा। दत्तक लेने में वही बता रहा हूं आपको कि एडॉप्शन प्रोसेस ऐसी होती है कि सारी प्रोसेस कारा के माध्यम से हो जाती है, बच्चा फॉस्टर केयर में दिया जाता है, और जब लास्ट हियरिंग होती है, जब कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है, जब हियरिंग के लिए बच्चों को फैमिली से बुलाया जाता है और बच्चा कोर्ट ऑर्डर को सौंपा जाता है। हाँ, www.kara.nic, यानी कारा जो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो महिला बाल विकास द्वारा सेंट्रल ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे,
ये बहुत इजी है। अगर गूगल पे आपने CR ऐसा डाल दिया ना और एडॉप्शन प्रोसेस देख लिया तो तुरंत आपको सारी चीजें आ जाएगी। और ये बहुत, अभी मैं वो भी बता रहा हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि ये जो कोरोना पैंडेमिक पीरियड में माँ बाप मर गए, उनके 3 साल की बच्ची है, 3 महीने की बच्ची को एडॉप्शन देना, ये सारा इलीगल है, ऐसे नहीं होता है। कारा में जिन व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है उसी को एडॉप्शन दिया जाता है, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। 3 प्रकार के एडॉप्शन होते हैं, स्टेप एडॉप्शन, ब्लड रिलेशन एडॉप्शन एंड जनरल एडॉप्शन। स्टेप एडॉप्शन जो होते हैं, जैसे कि मान लो एक महिला है, उसके पति का देहांत हो गया है और उसने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी में जो पति होता है उसके नाम से वो बच्चे को करना है, तो वो स्टेप एडॉप्शन हो गया। ब्लड रिलेशन यानी क्या होता है कि ब्लड रिलेशन में जैसे मेरे फैमिली में मुझे बच्चा नहीं है, मेरे भाई को बच्चा है, मेरे सिस्टर को बच्चा है, उनका बच्चा मुझे गोद लेना है, तो ये ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये तीनों जनरल एडॉप्शन जो है कि जिनको बच्चे नहीं है वो ऐसे सरेंडर बच्चे हो गए, ऑर्फनेज बच्चे हो गए, इनको एडॉप्शन लेना चाहते हैं, जनरल एडॉप्शन। तो ये 3 तरह के पूरे एडॉप्शन जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं। ऐसे डायरेक्टली एडॉप्शन, अगर आपने एडॉप्शन किया तो एनी पर्सन डिस्क्राइब द कारा गाइडलाइन, यानी अगर कोई भी अगर ये ऐसे गलत करता है तो सेक्शन 80 बाल न्याय अधिनियमच्या कलम 80 आणि 81 बाल न्याय अधिनियम कलम 80 और 81 के अंतर्गत कार्रवाई के प्रावधान उसके अंदर में दिए गए हैं। एनी पर्सन, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने ऐसी कार्रवाई में 17 लोगों को आरोपी किया, 17 से 18 लोगों, जो भी व्यक्ति सपोर्ट किया, लेने वाले, देने वाले, मध्यस्थी करने वाले, सारे लोगों को। तो ये देखा है आपने, अनुरक्षण गृह में बहुत सारे बच्चे दिए, चाइल्ड मैरिज होता है, जो भी ऑर्फनेज बच्चे, तो ये सबको ये होता है। अब ये जो है, ये जो दिया अनुरक्षण गृह में क्या क्या, तो 18 साल अगर कंप्लीट किया उनकी शादी की जाती है, नर्सिंग होम में दिया जाता है, टेक्निकल कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्किल डेवलपमेंट, सारी चीजें उन्हें दी जाती है। लास्ट में जो है एक पुलिस का रोल मैंने आपको इसमें बताऊंगा कि पुलिस का क्या रोल इसमें, जो मैंने मैसेज डाला, अब आपको फिर से समझना है। आपको अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 107 के अंदर में हर पुलिस स्टेशन में एक बाल पोलीस अधिकारी डिप्यूट किया गया है। आप सबसे पहले जाएंगे ना तो वहां पे पूछेंगे कि या पोलीस स्टेशन मध्ये बाल पोलीस अधिकारी आहेत का, किंवा बाल पोलीस अधिकारी कुठे है। अगर बाल पुलिस अधिकारी कहीं पे है तो आप उसी के पास कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। ये उनको मैंडेटरी है कि ये कोई भी बच्चे का प्रकरण हैंडल करना है तो बाल पुलिस अधिकारी हैंडल करेगा, क्योंकि वो संवैधानिक रहता है, वो संवेदनशील रहता है, उसको पता है एक्ट क्या है, जेजे एक्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है, ट्रैफिकिंग एक्ट क्या है, जितने भी बच्चों के संदर्भ में जितने उनको प्रशिक्षित रहता है। प्रत्येक पुलिस वो ये पदस्थ रहता है, वो अधिकारी ट्रेनिंग रहता है, वो बच्चों को जो केस है वो बहुत संवेदनशील रहता है और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उसको ये करता है। बाल कल्याण अधिकारी, बाल न्याय मंडल, बाल कल्याण समिति, इसको सबको प्रोड्यूस उसको करना है, ये वहां पर ये करता है। मिसिंग चिल्ड्रन हो गए, जो मिसिंग चिल्ड्रन का जो है, मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में और मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, www.trackthemissingchild.gov.in, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट का क्या फायदा है कि कोई भी बच्चा अगर मिसिंग हो जाए, जैसे नागपुर का बच्चा मिसिंग हो गया और ये वेबसाइट पे उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन अपलोड कर दी गई, तो वो बच्चा कहीं भी होगा ऑल ओवर इंडिया में वो बच्चा आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि जो भी बच्चा मिसिंग होता है, जैसे यहाँ से कोई बच्चा भाग गया और वो आंध्र प्रदेश पहुंच गया, आंध्र प्रदेश के चाइल्ड लाइन को छपड़ गया, पुलिस को छपड़ गया, तो बच्चा जाकर चिल्ड्रन होम में रहता है। जो बच्चा चिल्ड्रन होम में दाखिल होता है, उस वहां का अधिकारी उसको ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड के वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, उसकी फोटो अपलोड कर देता है। अगर तुमने यहाँ से अपलोड किया नागपुर में तो बच्चा वहां पर दिख जाता है। ये सारी चीजें होती है, बाल कल्याण समिति, बाल न्याय मंडल, सक्षम प्राधिकरण, ये सारी चीजें आपको बताई गई, ये बच्चों से संबंधित है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर में है, जैसे कि चाइल्ड, अभी जिला बाल संरक्षण, मैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास में मेरे 12 लोग हैं, 12 लोगों का नाम, मैं 12 लोगों का जो पोस्ट बता देता हूँ। 2 प्रोटेक्शन ऑफिसर, 2 मेरे हाथ के नीचे 2 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, 2 काउंसलर है, 2 सोशल वर्कर है, 2 आउटरीच वर्कर है, फिर टेक्निकल पर्सन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर सोशल वर्कर है, और फिर ऐसे 12 लोगों की टीम है कि कोई भी, हम लोग 24 घंटे काम करेंगे। हमें ऐसा नहीं कि नहीं अभी शाम के 6 बज गए और हम घर को जा रहे हैं, फिर हमको किसी ने फोन नहीं करना, ऐसे नहीं। रात को 12 बजे अगर कोई पुलिस स्टेशन से फोन आए कि यहाँ इस बच्ची के साथ में अब्यूज की घटना हुई, आपको आना है, उस बच्ची को रेस्क्यू करना है, उस बच्ची को कुछ तो भी मदद करना है, तो हम तुरंत जाकर पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा मिलता है तो सारी, तो हम लोगों को सारी चीजें, इसमें ये सारी चीजें दी है, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों को काम करना है, जो भी चिल्ड्रन होम है, जो भी चिल्ड्रन होम अपने डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों का व्यवस्थापन हमें देखना है, उन बच्चों को किस तरह से वहां पर सुविधा मिल रही है, किस तरह से नहीं मिल रही है। जिला महिला बालिका अधिकारी हमारे हेड रहते हैं,
समाज में भी अलग अलग चीज में कुछ भी अगर बच्चे हमें एक डाटाबेस तैयार करना होता है कि डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे सिंगल फैमिली से है, कोई बच्चे स्पेशल नीड के है, कुछ बच्चे जो है जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली जेल में, जिनके पिता और मम्मी जेल में है, ऐसे बच्चों का डाटाबेस हमें तैयार करके शासन को सारी डाटाबेस तैयार करके भेजना जाता है। और इसमें बहुत सारे हद तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन, क्योंकि जेजे कमेटी के अध्यक्ष हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं और जेजे कमेटी स्टेट के हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहते हैं और इंटरनेशनल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जेजे कमेटी देखते हैं, तो इनका भी मॉनिटरिंग होता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर में दी गई है। अभी गांव पातळी पर क्या क्या होता है, कौन सी समिति होती है, तो ये है कि अभी गांव पातळी, इसका एक बहुत अच्छे तरह से हमें समझना है कि ये वीसीपीसी है। इसके बहुत समय हमें लगेगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि वीसीपीसी सेकंड स्लाइड, तो ये वीसीपीसी विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, गांव में कोई भी अगर घटना होती है तो विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के लोग काम करेंगे। वहां के विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में कौन कौन रहेगा, तो ग्राम पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि होगा, गांव का सरपंच है, पुलिस पाटिल है, शाला व्यवस्थापन समिति है, तंटा मुक्त समिति अध्यक्ष है, ग्राम सेवक है, सहायक शिक्षक है। ये पहली संवैधानिक कमेटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरपंच अध्यक्ष है और आंगनबाड़ी सेविका जो है सदस्य है। ये संवैधानिक कमेटी पहले कैसी है, तो पहली संवैधानिक कमेटी की, इसमें बच्चे जो 18 साल के कम हुए उनको भी प्रतिनिधि किया गया है। यानी जितना अधिकार सरपंच को बोलने का है, जितना अधिकार इतर सदस्यों को उतना बोलने का अधिकार उन बच्चों को भी। तो ये सारी विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी गांव लेवल पे काम करती है। अभी ये गांव पातळी पर कौन से क्या क्या करना चाहिए, इसमें सब दिया है बच्चों के। मैं जितना आपको बता दिया, बच्चों के अधिकार होगा, शारीरिक मानसिक भावनिक तौर पर है, ये पूरा गांव में चर्चा, दर महीने इसमें बैठक लेना है उन लोगों को। दर महीने बैठक लेकर गांव में क्या हुआ, कोई बच्ची मिसिंग है, कोई बच्चे के साथ में अब्यूज की घटना हुई है, कोई बच्चा जो है जिनके साथ में बाल मजदूरी की जा रही है, कोई बच्चे को चाइल्ड मैरिज कराया जा रहा है, ये सारी चीजें उनको देख रेख करना है। और वहां पर एक कृति दल भी है, कृति दल में भी अलग से बच्चों को और लोगों को लिया गया है। जैसे आप एमएसडब्ल्यू, आप कोई गांव में रहते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वहां पर जाकर आपको सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 2 समाज सेवक होना बहुत जरूरी है और उस कमेटी में वो काम करेंगे। तो ये जिला स्तर पर पीसीपीसी सारे बच्चे वहां पर काम करें, सारे बच्चे के बारे में वहां पर सोचा जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये बीसीपीसी, फिर आप ऊपर लेवल पे जाएंगे तो आपको बीसीपीसी होगा, ब्लॉक लेवल विलेज कमेटी। अब ब्लॉक लेवल विलेज कमेटी में तहसीलदार अध्यक्ष है और फिर वहां का पुलिस अधिकारी होगा, वहां का कामगार अधिकारी होगा, शिक्षण अधिकारी होगा, जो भी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पे मेंबर होंगे तालुका लेवल पे। और फिर गांव में जितने बच्चे सदस्य रूप में लिए गए, वो तालुका में जितने गांव के वहां के 5 सदस्य, 5 बच्चे वो वहां पर जाएंगे और वो तालुका में प्रतिनिधित्व करेंगे। और इन्होंने जो भी गांव स्तर पर निर्णय लिया गया है, जो भी इन्होंने ठहराव लिया गया था पिछले महीने, वो ठहराव में आगे वो तहसीलदार के पास में भेजेंगे। तो ये तहसीलदार अध्यक्ष है, वहां के जो बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वरिष्ठ वो सदस्य सचिव है, तो ये लोग वहां पर देंगे। दूसरा फिर हम लोग ये ब्लॉक लेवल हो गया, एक बीसीपीसी हो गया, एक बीसीपीसी हो गया, और एक आएगा डीसीपीसी। यानी डीसीपीसी जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में जिलाधिकारी, जिले के जितने वरिष्ठ अधिकारी होंगे, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, एसपी हो, सीपी हो, शिक्षण अधिकारी, जितने क्लास 1 अधिकारी वो सारे डीसीपीसी में मेंबर है। महिला बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव है जिले के। और ये जितने भी गांव स्तर पर आए हुए ठहराव हुए, तालुका लेवल पे ठहराव हुए, अगर कोई वहां पर हल नहीं हुए तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल होंगे। तो ऐसी एक कमेटी तैयार की, एक बीसीपीसी, दूसरा बीसीपीसी और तीसरा डीसीपीसी, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। ये तीनों कमेटी अब लोक सभा के माध्यम से तैयार की, जिनके माध्यम से हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन की लिए बहुत अच्छा। इसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे जिले में बाल संरक्षण वातावरण की निर्मित करना, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। अब इसमें कौन सी यंत्रणा है, राज्य स्तर पर कौन सी, राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, मैंने आपको जैसे बताया, पर्यवेक्षक केंद्र बाल हक आयोग राज्य है, सलाहकार मंडल है, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण समिति है, प्रशासकीय यंत्रणा होती है महिला बाल विकास मंत्रालय, सचिव आयुक्त महाराष्ट्र राज्य बाल गृह विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, कामगार विभाग। जिला स्तर पर है जिला सत्र न्यायालय, बाल न्याय, बाल कल्याण समिति, सॉरी
माननीय अपर प्रतिबंधक कृती दल है, जिल्हा बाल संरक्षण समिति है, जिला सहयोग कृती मंडळ है, जिला पुनर्वसन समिति है। प्रशासनिक तौर पर देखे तो जिलाधिकारी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है, महिला बाल विकास अधिकारी है, जिला बाल संरक्षण कक्ष है, जिला विशेष बाल संरक्षण सोसाइटी है, गांव स्तर पे ग्राम सभा है, गांव बाल संरक्षण समिति है, शाळा व्यवस्थापन समिति, आरोग्य समिति, अंगनवाड़ी है, पुलिस पटेल, ग्राम सेवक, आशाताई, औषधि, ये सारे जो है ये पूरे इसमें स्ट्रक्चर दिया गया। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि गांव लेवल में भी और गांव लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और बहुत सारी क्वेश्चंस भी आए होंगे। मैं एक लास्ट में आपको कहना चाहूंगा कि मैंने बच्चों के बारे में बहुत काम किया और मैं संवेदनशील पर्सन हूँ, तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई बच्चों के बारे में। तो मैंने लास्ट में आपको तो बहुत सारा प्रेजेंटेशन मराठी में करता था, फटिंग मैडम ने मुझे यहाँ पर हिंदी में बोलने लगाया, तो शायद हो सकता है थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बच्चों के लिए कविता तैयार की थी कि बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आपने कि एब्यूजिंग हो जाता है, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, उन पे क्या गुजरती है। कई ऐसी फैमिली है कि जिनके फैमिली में 10-10 साल से बच्चे मिसिंग है, ट्रैफिकिंग किए गए, चोरी किए गए, कोई बच्चों को बाल मजदूरी लगाया जाता है, बहुत सारे ऐसे। मैंने ऐसे केसेस हैंडल किया हो तो मुझे समझ में आया कि बच्चे का किस तरह से दोष नहीं होता है, उस तरह से उनको वो बच्चे बहुत फूल की तरह होते हैं। यानी मराठी में एक मन है की देवाघरची फुलं, म्हणजे मुलं ही देवाला खूप आवडतात आणि जसं आपण देवाघरची फुलं जपतो तशीच हे मुलांना पण जपायला पाहिजे। तो मैं लास्ट में एक मराठी में एक कविता बोलूंगा, स्वप्नचे भंग, स्वप्नभंग। स्वप्नभंग कैसा होता है, यानी हर घर में देखा होगा आपने एक गुलाब का पौधा होता है और उसको कली होती है फिर उसको कली में पंखुड़ियां होती है, परागकण होते हैं, लेकिन ये कली को कई लोग उसको मसलने का काम करते हैं, तोड़ देने का काम करते हैं, उसको बड़ी नहीं होने देते उस बच्ची को। तो यही उसके मराठी में आधारित कविता है की स्वप्नाला कळीचा उन्मूलन गंध गेला, हातात येण्याआधी पाकळ्या देटास हात लावी बोटास रक्त आले, होते परागकण 3 मग उचलून पाकड्यांचा मी हार लांब केला, परंतु गाठ बांधण्याआधी धागाही धागे हे रेशमाचे जोडण्याला उशीर फार झाला, स्वप्न रंगण्याच्या आधीच उशिकाला झाला। कोणत्याही मुलाच्या जीवनात कोई भी बच्चे के ऊपर में उष्काल नहीं आना चाहिए। जैसे सूरज निकलता है, सूरज की किरणें जैसे प्रकाश में होती है, वैसे हर बच्चे के जीवन में आपके माध्यम से उनका प्रकाश डालिए ताकि हमें एक मानसिक समाधान मिले। और बहुत अच्छा आप लोग एमएसडब्ल्यू कर रहे हो, तो मेरे आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा है। और कोई क्वेश्चंस अगर आप तैयार हुए होंगे, मैं आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हमारे क्वेश्चंस का उत्तर आतुरता से कैसे मिलता है ये भी समझ, तो ठीक है हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। तो शायद एक एक अगर क्वेश्चंस बताया जाए तो मैं उसका चैट बॉक्स में अगर आए या किसी ने या किसी को माइक शुरू करके भी बोल सकते तो वैसे भी बोल सकते हैं, कोई शेयर करना है या किसी को बात करना है तो वो भी कर सकते हैं। सर नमस्ते, कीर्ति पाटिल। ओके सर, एडोलसेंट काउंसलिंग के बारे में इसमें इंक्लूड नहीं देखा, तो उसके लिए मैं पूछने वाली हूँ। एडोलसेंट काउंसलिंग, देखिए एडोलसेंट काउंसलिंग जो है ये जो है आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी सेविका है। हाँ। और आंगनवाड़ी सेविका हर किशोरवयीन मुली को जो भी 16 साल की लड़की है, 17 साल की बच्ची है, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करती है। और आंगनवाड़ी आईसीडीएस और आईसीपीएस से अलग अलग पार्ट्स है। आईसीडीएस से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, आईसीपीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। हम लोगों ने जो भी बात की आज प्रोटेक्शन स्कीम की बात की, और डेवलपमेंट के लिए एक आंगनवाड़ी सेविका है। आप जब भी कोई भी फील्ड में जाएंगे, आप जब भी वर्क में जाएंगे, तो आप एडोलेसेंट गर्ल के लिए, किशोरवयीन बच्ची के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क रखिए। जितने भी किशोरवयीन मुली के लिए समुपदेशन हो, चाहे उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम हो, या तो सारे आंगनवाड़ी सेविकाएं ये करेगी। या फिर आपको जब भी इसके बारे में जानकारी लेना तो बहुत नजदीकी मेरा ऑफिस है, यहाँ से आप जाएंगे प्रशासकीय मार्ग क्रमांक 2 में हमारा ऑफिस है। आपको मैं वहाँ बुकलेट होगा, जिनको कुछ अगर उस एरिया में आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करना है तो आपको नंबर दूंगा। और निश्चित तौर पर काउंसलिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की तरफ में, प्रशिक्षण की तरफ में वहाँ पे कार्यक्रम निश्चित किए गए। जी सर, थैंक यू। और एक पेडियाट्रिशियंस के यहाँ पर भी होता है एडोलसेंट काउंसलिंग, अपने बोधनकर सर है ना, उदय बोधनकर, उनके क्लिनिक में भी होता है। जनरल सभी के लिए बोल रही हूँ सर। हाँ,
मेडिकल हेल्थ के बारे में आप लोग आपने किया है, बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से? मैंने नहीं, मेडिकल हेल्थ के लिए नहीं, जो बच्चे बोधनकर सर, मेरे 10 साल के जानकारी के ऊपर हिसाब से होते हैं। बोधनकर सर जो है वो मेडिकल के बारे में, हाँ, पीडियाट्रिशियन लोग करते हैं। और वो मुझे, मेरी तक के जहां तक, हाँ। मैं पर्सनली उन्हें तो नहीं जानता, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जो सिकल सेल बच्चे होते हैं, हाँ। जो जो ज्यादा, मैं इसलिए भी उनको जानता हूँ, मैंने तो उनको फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि एक पर्सन मेरे गांव का लड़का है कि जो बहुत सिकल सेल से उसके सेल डाउन हुए थे, या फिर उसको तो उसको बहुत हेल्प करते हैं, और वैसे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हेल्प की। मुझे इतना पता है कि वो पर्सनली हेल्थ के बारे में, बाकी मुझे उनके बारे में उतनी जानकारी। हाँ सर, नहीं, उनका कहना है कि जो भी बच्चे 12 साल से ऊपर होते हैं उनका एडोलसेंट काउंसलिंग मस्ट है, ऐसा कहना है। बिल्कुल, 12 साल के, मैं तो वही बोला कि किशोरवयीन मूल जो है उनका काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आईसीडीएस के अंदर में ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और निश्चित तौर पर आप बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर और आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में समझ में आएंगे। हाँ सर, सभी के लिए थैंक यू सर। और एक सर कविता छान होती, मला आवडली म्हणून सांगितलं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस मैम, मुझे क्वेश्चन था, पठान सर, जैसे जोरात बोलला ना की आवाज येईल आम्हाला, थोडं जोरात बोला। ओके ओके मॅम, हॅलो सर, आय एम श्वेता मडावी। सर, मला असं क्वेश्चन होतं की तुम्ही म्हटलं की जुनियर होममध्ये बालक येतात, तर बालकांमध्ये सर गर्ल्स आणि बॉईजचे प्रमाणामध्ये किती पर्सेंटेज गर्ल्स येतात आणि बॉईज येतात, असं तुम्ही आकडेवारी सांगू शकता का मला? हाँ, अशी निश्चित आकडेवारी तर आपल्याला सांगता येणार नाही, कारण खूप कमी प्रमाण आहे गर्ल्सचं जे आहे, एकदम नगण्य प्रमाण आहे। पण मला तुम्हाला सांगायला हे पण आवडेल की वाढत आहे प्रमाण, म्हणजे टक्केवारी का आज कमी असू नये, पण वाढत आहे। तुम्हाला आठवत असेल, मराठी, ओके, मराठी, हा, कारण मला काय ऍक्च्युअली काय, मला जितकं हिंदी बोलता येत नाही ना तेवढं मी मराठी बोलतो। म्हणून मला मराठी म्हणजे काय होतं, आता तुम्ही बघितलं असेल की काही दिवसाच्या अगोदर आमच्याकडे एक मुलगी आली होती, म्हणजे पोलिसांनीच आमच्याकडे विधी संवर्गस्थ म्हणून दाखल केलं होतं। तिने काय केलं होतं, ती अगदी 16 वर्षाची मुलगी होती, आणि तिने म्हणजे प्रेम प्रकरणाच्या माध्यमातून अख्ख्या फॅमिलीला विष दिलेलं होतं, आणि खूप नागपूरचीच घटना होती, आणि अशी मुलगी आली होती। आणि हे प्रकार वाढत आहेत बरं, हे खूप धोकादायक आम्ही गंभीर प्रकार होत आहे की मुलीचंही प्रमाण विधिशंकग्रस्त मध्ये वाढत, ते 2% असो 3% असो, याच्या बाबतीत ते आकडेवारी आम्ही काढले नाही, परंतु हे प्रकरण अजून वाढत आहे। महाराष्ट्र लेवलवर बघितलं असेल ना, मी अजून तुम्हाला एक पार्ट मी तुम्हाला सांगतो की मी असे अनेक प्रेम प्रकरणाचे बघितले, जेव्हा मुली 16 वर्षाच्या, 17 वर्षाच्या, 15 वर्षाच्या पडून जातात किंवा बॉयफ्रेंडसोबत निघून जातात। मी एक केस हँडल करत होतो, मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या समोर बालकल्याण समिती समोर ते लोक आले, मी पण त्या दिवशी तिथे उपस्थित होतो। मी त्या मुलाला थोडस काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून थोडं मी त्याला रागवलं, अरे काय रे, तुला समजत नाही का, तो मोठा होता, 19-20 वर्षाचा होता, तुला समजत नाही का, तू लहान मुलाला बरवतो, तू असं पडून येतो, असं करतो, तसं करतो। मी त्याला खूप चिडलो, आणि त्यांनी अगदी मला, सर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतोय, त्यांनी एक फ्रेंडली, सर मित्राच्या नात्याने सांगतो, म्हणजे तो माझ्यापेक्षा लहान होता, पण अक्षरशः त्यांनी मला सांगितलं की सर मी मित्राच्या सोबत मला एक गोष्ट सांगू इच्छितो। त्यांनी मला हे सांगितली, त्यांनी म्हटले की सर मी खूप अवॉइड करत होतो, मी सांगत होतो की आपल्याला असं नाही करायचंय। या मुलीने मला सांगितलं, जर तू मला पडून नाही नेलंस तर मी रात्री माझ्या घराच्या समोर विहीर आहे, मी तिथे उडी जाऊन आपलं जीव। म्हणजे हे सगळे प्रकार कसे होतात, हे सगळं म्हणजे कुठेतरी आपल्याला या बाबतीत तर विचार करणं गरजेचं आहे की आपण दोन्हीकडून विचार करतो, ठीक आहे, एखाद्या वेळेस आपण म्हणतो की आरोपी, आपण निश्चित त्याप्रमाणे त्याला आरोपी ठरवूच, कारण मायनर्स आहेत, त्याचे स्वतःचे राईट्स आहेत, त्याच्याकडे कायदे तयार केले आहेत, पण हा पण भाग आपल्याला बघणं फार गरजेचं आहे। म्हणून विधी संघर्षग्रस्त मुलीच्या बाबतीतला प्रमाण कमी का असू पण ते वाढत आहे। सर, अजून एक प्रश्न होता माझा, त्यामध्ये सर जी मुलींची शाळा असते, आपण फक्त मुलींची जी शाळा शासनातर्फे चालवत असते, त्यामध्ये मी सर्वे करण्याकरिता गेली होती, तेव्हा मला आढळलं असं की त्यामध्ये सर त्यांनी सांगितलं की 5वी पासून जे मुली आहेत, तर हे प्रकरण आता इतके वाढलेले आहे की 5वी पासून ज्या मुलींमध्ये ही एक थिंकिंग आलेली आहे की आपल्याला देखील या प्रेम प्रकरणात अडकायला हवं, आणि त्या अडकल्यामुळे त्यांच्या एक अशी भयानक अशी स्थिती उत्पन्न झालेली आहे की
की पालकांना देखील ते सोसावे लागत आहे. तर त्याच्यासाठी आपण काही काउन्सिलर शाळेमध्ये नेमणूक करू शकतो का त्यांच्या समोरील भविष्याकरिता? कारण की हे सध्यांतरी खूप जास्त प्रमाणात वाढते आणि लैंगिक शोषण हे सगळ्यात जास्त होत आहे मुलींचं या माध्यमातून. तुम्ही खूप सुंदर प्रश्न केलेला आहे, खूप चांगला प्रश्न केलेला आहे. तुम्हाला मी सांगतो की भविष्यात मला खूप चिंता वाटत आहे. सगळी मुलं घरी होती, सगळ्या मुलांच्या हातात मोबाईल होत्या, सगळं मोबाईल ऑपरेटिंग करत होत्या आणि हे सगळं जे होतंय ना ते मोबाईल एक सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे, जिम्मेदार आहे की या सगळ्या सेक्शुअल अब्यूज असो किंवा या सगळ्या घटनांसाठी. राहिला दुसरा प्रश्न की शाळेमध्ये समाज 5वी पासून तर 9वी पर्यंत, तर आपण बघूया की या सगळ्या मुलांना नॉलेज झालेलं आहे. मी तर अजून तुम्हाला एक सांगत पुढे एक गोष्ट सांगतो. मी असंही ऐकलंय, 6वीची एक शाळा होती, सगळ्या मुली होत्या आणि त्याच्यामध्ये 2-4 मुलीला बॉयफ्रेंड नाही, तर त्यांना निग्लेक्ट केलं जात होतं की तुम्हाला बॉयफ्रेंड नाही, म्हणून त्यांना टोचलं जात होतं की तुम्ही एकदम अशाच आहात की तुम्हाला बॉयफ्रेंड नाही, आम्हाला बॉयफ्रेंड आहे. 6वीचं वर्ग होतं. तर या सगळ्यांसाठी आपल्याला मी अजून मला असं वाटतं की समाजकार्य पदवीधर कल्याण मंडळ एक संस्था आहे, त्यांनी महिला बालिका आणि प्रशासनाला एक प्रस्ताव सादर केलेला आहे की जितके MSW विद्यार्थी आहेत प्रत्येक शाळेमध्ये काउन्सिलर म्हणून नियुक्त करावे आणि ते 100% होणार, मी असं सांगतो. कारण प्रत्येक शाळेला मी आणि तुम्हाला अजून पुन्हा सांगतो की एक शासन निर्णय आहे, मला वाटते 2018चा एक शासन निर्णय आहे. त्या शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक शाळेने एक काउन्सिलर MSW नियुक्त करावा असा एक शासन निर्णय पण आपल्याकडे, पण ते शाळेने ठेवावा आणि ते निश्चितच आता समोर ठेवलं गेलं पाहिजे अशी प्रत्येक शाळेला. आणि मी पण ऍज अ जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी प्रत्येक शाळेला माझ्याकडून एक पत्र काढणार किंवा माझ्या वरिष्ठांकडून किंवा DCPC डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीच्या माध्यमातून मी ठराव पण काढू की प्रत्येक शाळेमध्ये एक MSW किंवा एक सोशल वर्कर असणं, MSW सोशल वर्कर करणं गरजेचं आहे. हे माझ्या माध्यमातून प्रयत्न करेल, कारण निश्चितच त्याचा फायदा मुलांना होईल समावेशाच्या माध्यमातून. थँक्यू सर. अजून कोणाला काही प्रश्न असेल? सॉरी यार, हिंदी मैं एकदम मराठी पे आ गया, जो हिंदी वालों को उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा शायद, कुछ नहीं तो थोड़ा सा. हॅलो सर. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार. माझं MSW झालेलं आहे आणि प्रश्न विचारण्याच्या आधी सर्वप्रथम तुमचे अभिनंदन करते. खूप सुंदर आणि महत्वाची माहिती तुम्ही खूप छान पद्धतीने सांगितली आम्हा सर्वांना. थोडं घाईघाईनं झालं का? नाही, खूप सुंदर पेशन्सली आणि आम्हाला समजलं एवढं चांगलं सांगितलं. तर माझा प्रश्न असा आहे की मी सुद्धा बालकांबाबतीत खूप संवेदनशील आहे आणि लहानपणापासून म्हणजे जेव्हा समजदारपणा आली की आपण काय करायला पाहिजे नेमकं, तर सोशल वर्क म्हणून मला बालकांसाठी काम करणं खूप आवडेल आणि WCD मध्ये जर मला एंटर व्हायचं असेल काम करण्यासाठी तर एक्झामच्या व्यतिरिक्त म्हणजे एक्झाम देऊन तर आपण तिथे रिक्रूट होऊ शकतो. पण याच्या व्यतिरिक्त कुठले मार्ग आहे की आपण आता MSW कंप्लीट करून आपल्याला एक सोशल वर्कचा नॉलेज आला आहे किंवा आपल्याला आवड आहे त्या क्षेत्रात कार्य करण्याची, तर आणखी कुठले मार्ग आहे? हा, एक 2 मार्ग मी तुम्हाला आता तात्काळ सांगतो. 2 मार्ग, अजून भरपूर मार्ग आहेत, पण 2 मार्ग अगदी तात्काळ तुम्हाला सांगतो. मी तुम्हाला सांगितलं की ज्याप्रमाणे VCPC गाव स्तरावर तुम्ही VCPC ला जॉईन होऊ शकता. खूप सुंदर कार्यक्रम आहेत आणि शासन निर्णय तुम्ही एक शासनाचा पार्ट म्हणून काम करू शकता. आणि जर तुम्ही शहरात आहात तर आपण वार्ड लेवल पण कमिट्या तयार करत आहोत आणि याचे शासन निर्णय आहे. वार्ड लेवल कमिटीवर तुम्ही मेंबर होऊ शकता. नगरसेवक हा अध्यक्ष आहेत आणि विविध त्याच्यात समाज कार्यकर्ता दोन लोक त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. 18 लोकांची बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही जाऊन किंवा तुम्ही डायरेक्टली अंगणवाडी सेविकेला तुमच्या एरियातल्या जे असेल त्यांना भेटाल, त्यांना सांगा की ब्लॉक लेवल कमिटी स्थापन झाली का, नाही स्थापन झाली असेल तर तात्काळ समिती स्थापन कर, किंवा स्थापन झाली असेल तर त्यांना डायरेक्टली अर्ज द्यायचा, त्यांना म्हणायचं की मला याच्यामध्ये त्या मीटिंग मध्ये सामील व्हायचं किंवा मला या कमिटीमध्ये नाही झालं, त्यांनी नाही म्हटलं मला कॉल करा, मी तुम्हाला निश्चित प्रयत्न करेल की त्याच्यामध्ये कमिटीमध्ये सदस्य तुम्ही जर काम करायला इच्छुक आहेत. दुसरे हा पहिला मार्ग झाला. दुसरा एक मार्ग मी तुम्हाला सांगतो, या जितक्या केसेस ज्या आहेत पॉक्सोच्या संबंधित असेल, चाइल्ड अब्यूजच्या बाबतीत असेल, या बाल कल्याण समितीकडे येतात आणि बाल कल्याण समिती काय आहे, या सगळ्यांसाठी एक सपोर्ट पर्सन म्हणून व्यक्तीला घोषित करतो. आणि सपोर्ट पर्सन कोणाला, तर जे MSW झालेले असेल, ज्यांना काम करण्याची आवड आहे,
या मुलांच्या देखरेखीसाठी सपोर्ट पर्सन म्हणून भूमिका बजावण्यासाठी त्यांना आपण डिक्लेअर करतो. जर तुम्ही एक निश्चित तरुणाला एक अर्ज दिला किंवा बालकल्याण समितीला एक अर्ज दिला की मला सपोर्ट पर्सन म्हणून चाइल्ड अब्यूजच्या ज्या मुले त्याच्यासाठी काम करायचंय, निश्चित तुम्हाला तिथे संधी मिळेल आणि तुम्ही शासनासोबत आणि सोशल किंवा नॉलेजेबल साठी तुम्ही ते काम करू शकता. हे 2 संधी मी आत्ताच तुम्हाला तात्काळ सांगतो. या अगोदर अनेक संधी आहेत, अनेक मार्ग आहेत की जे आपण बालकाच्या संदर्भात काम करू शकतो. किंवा तुम्ही काम नाही केलं, तुम्हाला कुठेतरी निघले जर चाइल्ड दिसलं, कुठेतरी तुम्हाला एखादी फॅमिली दिसलं, मुलगा अनकम्फर्टेबल आहे, रडत आहे, तर तुम्ही अगर फोनही केला कोणाला किंवा तुम्हाला सांगितलं कोणा अधिकाऱ्याला सांगितलं, कोणाला सांगितलं की सर यांना मदत करा, तो एक मदतीचा पार्ट म्हणजे तुमचं सहकार्य त्याला असू शकतं. हे पण आपण करू शकतो. थँक्यू सर. अजून कुणाला काही प्रश्न आहेत का? और किसी को कोई क्वेश्चन है? हॅलो. हा बोला. गुड आफ्टरनून. सर, तुमचा जो प्रवास आहे MSW, ते तुम्ही जो पूर्ण केला एकदम जसं काय तुम्ही ज्या तुम्ही पोस्टवर आहात, तो तुमचा प्रवास कसा आहे? तुम्ही छेडलं मला आता. छान प्रश्न. तुम्हाला सांगू का, मी तुम्हाला खूप म्हणजे खरं सांगू तर मी माझी आर्थिक परिस्थिती, मी नागपूरचे लायसन्स आहे आणि मी माझी आर्थिक परिस्थिती खूप कमकुवत होती. म्हणजे मी अगदी एक म्हणजे ज्याप्रमाणे चाइल्ड लेबर असतात तसं मी लहानपणाने खूप काम केलेलं आहे आणि मग मोठं झालो तसंच काम करायला लागलो. माझं BA झालेलं होतं आणि BA वर मी दुकानात बसलेलो होतो. अगदी काय असतं ना त्यावेळेस, म्हणजे आज कमी 10 ते 15 वर्ष झाले असेल मला, साधारणतः 10 ते 12 वर्ष झाले असेल, 4 वर्ष 5 वर्ष मला सर्व्हिसला झालेले. तर 10 ते 12 वर्ष झाले असेल तर मी दुकानात बसलो होतो. आमचं BA कम्प्लीट झालं. BA खूप असं आनंदात कम्प्लीट झालं, सगळं मैत्री होते. आता BA नंतर काय करायचं काही कोणाला सुचत नव्हतं. MA करावं तर नाही असं का. तर मित्र माझ्या दुकानात आले, माझे मित्र, आणि म्हणाले सर आपल्याला जायचंय. मला त्यांनी सांगितलं नाही हा कुठं जायचं काही नाही. गाडीवर बसतो ना, आम्ही काटोलला बसतो, माझा तालुका काटोल आहे, मी कोंडाईच आहे नागपूर जिल्ह्यात. तर काटोलला घेऊन गेले आणि तिथं घेऊन गेल्यानंतर अगदी मला कॉलेजला तिथे घेऊन गेले. कॉलेज खूप छोटं होतं. अगदी तुम्ही नाव ऐकलं असेल, मराठी सोशल कॉलेज आहे प्रकाश गजबी यांचं, आणि खूप पहिले असं किरायाच्या बिल्डिंग मध्ये चालायचं, खूप छोटं होतं. काही नाही, त्यांनीच पैसे भरले, त्यांनीच माझी ऍडमिशन केली आणि गमतीने कुठेतरी MSW करायचं म्हणून करून दिलं. खूप दिवसानंतर मी एक 3-4 महिन्यानंतर कॉलेजला गेलो. कॉलेजला गेल्यानंतर काहीतरी इंट्रोडक्शन सुरू होतं आणि सुरू केल्यानंतर मला वाटतं त्यांनी पहिले ठरवलं असेल, सगळे जे रेग्युलर आलेले विद्यार्थी त्यांनी ठरवलं असेल की कोणीतरी नवीन व्यक्ती आला की त्याला सगळ्यांच्या समोर उभं करायचं आणि त्याला एक विषय द्यायचा आणि त्याला काहीतरी बोलायला लावायचं, काहीतरी असं त्यांनी ठरवलं होतं. मला माहित नाही, आम्ही 3 लोक गेलो आणि मग 3 लोकांनी गेला आणि मी तुम्हाला त्यावेळेस निश्चित सांगतो की मला एक शब्द बोलता येतो. म्हणजे अगदी मी ग्रुपमध्ये पण खूप कमी बोलायचो आणि मला बोलताना खूप त्रास व्हायचा. म्हणजे मी एकदम थोडं असं स्वतःला गिल्टी फील करून, नाही आपण गरीब आहोत, आपण नाही करू शकत, बाकीचं आपलं नसतो, बाकीचं आपण नाही करायचं, बाकी सगळे श्रीमंत आहे ते शिकत, असं माझ्यामध्ये मनामध्ये एक मी तयार केलेली भूमिका होती. पण काय झालं की त्या अगदी मी गेलो, MSWचा क्लास सुरू होता, मॅडम लगेच मग मॅडमला नावही आठवण, नाव घेऊन घेतलं असेल, नाव वाटलं की हा आता मुश्ताक पठाण आले, ते आपल्याला या विषयावर आता मार्गदर्शन देणार. अरे अगदी माझी सगळी सिक्युरिटी बोलली, काय बोलावं काय नाही मला काहीच कळलं नाही. मला असं वाटलं, आणि अगदी सगळ्या मागच्या बेंचावर आम्ही बसलेलो होतो, त्याच्याच बाजूला दार होता आणि असं वाटत होतं की लगेच दारातून मागच्या माग निघून जावं. पण मग विचार आला की आपण निघून गेलो तर मग आपल्याला सगळे हसतील, नंतर कधीच कॉलेजमध्ये आपल्याला पाय ठेवता नाही. मी हळूहळू खूप हिंमत केली आणि गेलो. त्या हिमतीच्या मी जे सामोर गेलो, मला का नाही 2 शब्द का बोलता आले नाही, ते 2 शब्द माझ्यासाठी आज मी तुमच्यासमोर प्रश्न. म्हणून कधीच आपण घाबरायचं नाही. ही जी, आणि माझा जो MSW झाल्यानंतर मला संधी मिळाली, MSW झाल्यानंतर माझं जसं मी MSW झालं, मला MSW झाल्यानंतर मला एक सुचलं की नाही आपण मुलांसाठी काम करावं. कारण मी मूल असताना, मी छोटं असताना मी माझ्यासारख्या अनेक फॅमिलीला, अनेक मुलांना बघितलं होतं की ते पाठीवर थैला घेऊन, पाठीवर झोरा घेऊन 3 टप्पर जमा करायचे, कचरा जमा करायचे, आणि त्याच फॅमिलीतला मी होतो. त्याच मुलांना मी, कारण माझ्याकडे स्क्रॅपची आताही दुकान आहे मोठ्या प्रमाणाची. स्क्रॅप गोळा करून, जे लोक स्क्रॅप गोळा करून आणतात त्यांची ती खरेदी करत होतात आणि आम्ही लहान असताना आम्ही पण स्क्रॅप गोळा करायचो.
मला असं वाटलं की नाही आपण या मुलांसाठी काम करावं. तर जी छोटी छोटी मुलं होती स्क्रॅप गोळा करणारी, मग त्यांच्यावर त्यांचे काय इश्यू आहेत, हेल्थचे काय इश्यू आहेत, त्यांचे इकॉनॉमिकल काय प्रॉब्लेम आहेत, त्यांनी शाळा का सोडली, काय रिझन असू शकतात. तर त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो, जसं माझं MSW झालं तेव्हाच त्या MSW मी गावाला गेलो आणि आजूबाजूच्या एक 20 गावामध्ये जे मुलं हे सगळं काम करत, मी तुम्हाला सांगतो मी 39 मुलांना रिपॅक्टेड करून शाळेत टाकलेलं. म्हणजे पुन्हा शाळा त्यांची सुरू केली होती. एक कितीतरी गॅप असेल त्यांची, 4 वर्षाची 5 वर्षाची. आणि तेव्हा शिक्षण हक्क कायदा हा नव्यानं सुरुवात झालेला होता, 2009चा कायदा सुरुवात झालेला होता, मोफत शिक्षण सक्तीचा कायदा. आणि त्याच्यात असं कोणी नव्हतं की किती दिवस शिकला, डायरेक्ट त्याला शाळेत बसवायचं होतं आणि खूप काही इझी शिक्षण होतं म्हणून. आणि ते सगळे मुलं शिकली, कोणी 10वी झालं, कोणी 12वी झालं आणि चांगलं आता काहीतरी 11वी. तर तेव्हापासून माझं एक सुरू होतं. मग नंतर ट्रॅफिकिंगची एक उज्ज्वला म्हणून एक प्रोजेक्ट होता ट्रॅफिकिंग. मी तुम्हाला सांगतो, शिल्पा मॅडम इथे आहेत, शिल्पा मॅडमने भरपूर त्या ट्रॅफिकिंगवर काम केलेलं आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी भारतातले जितके काही ब्रॉथल्स असेल, सेक्स जिथे मुलांना ट्रॅफिकिंग आणून विकलं जातं, त्यांच्यासोबत सेक्स केलं जातं, ते मी भारतातले सगळे सोनाकाची, कोलकाता पासून तर पुण्याचं पेठुदार सगळं फिरलेलं. मी ऍज अ डेकॉय कस्टमर म्हणून काम केलेलं आहे. डेकॉय कस्टमर म्हणजे तुम्हाला माहित असेल, बनावटी ग्राहक. बनावटी ग्राहक म्हणजे आपली आयडेंटिटी सगळी झाकून ठेवायची आणि एक फोटो फक्त आपल्या खिशात असायचा की या मुलीला तावडीतून बाहेर काढायचं आहे, या मुलीला ट्रॅफिकवरून आणून ठेवलेलं आहे, छोटी मुलगी आहे, तिला तिथून बाहेर काढायचं आहे. लगेच ती मुलगी सापडली की पोलिसांना आणि सगळ्यांना सूचना करायचं. मी डेकॉय आणि तुम्हाला सांगतो, मी या डेकॉय कस्टमर काम करताना मी कमीत कमी 150 ते 250 मुलींना रेस्क्यू केले. त्या आंध्र प्रदेशच्या असेल, ते कर्नाटकच्या, असं सगळ्या राज्यातल्या त्या मुली रेस्क्यू केल्या. आणि अक्षरशः मी कितीतरी वेळा त्या गँगच्या हाती लागलेलं. तुम्हाला माहित नसेल, मी मुंबईच्या एका बॉथल्स मध्ये गेलो, त्या तिथे आपल्या नागपूर सारखं नसायचं, तिकडे वेगळं पॅटर्न आहे, ते खूप वॉच करतात. मी तिकडे सापडलो त्यांच्या हाताखाली, एक दलाल आला आणि अक्षरशः त्यांनी बस अगर 5 मिनिटं वेळ असता, पोलीस नाही आली असती तर माझं तिथं काम झालेलं असतं. त्यांनी त्या पोलिसांच्या समक्ष आम्हाला धमकी दिली की इसके बाद अगर तुमने ये बॉटल्स में पैर रखा तो तुमको HIV पॉझिटिव्ह का इंजेक्शन हम लोग पोच देंगे. म्हणजे असं सगळं होतं. आणि नागपूरला जेव्हा मी काम करत होतो तर माझ्या गाड्याचे नंबर वॉच करणं, मी कुठं असतो, असं सगळं चालू होतं. ते हा प्रवास खूप खडतर आहे, पण समाधान मात्र नक्कीच मिळते. आणि आपण कार्य केलं ना, खूप समाधान आपल्याला मिळतं. आणि मी तर म्हणतो, मुलांसाठी काम करणं एक वेगळंच अनुभव आहे. तर असं हा सगळ्यात खूप काही मोठ्या गोष्टी आहेत, खूप आपण सांगू शकत नाही. थोडक्यात तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. शेवटचा प्रश्न घेऊया, जर तुम्हाला प्रश्न असेल तर. सर, तुम्ही एक्झाम थ्रूच लागले नाही या पोस्टवर? इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे. ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट आहे. मी 2014ला आमची एक्झाम झाली आणि एक्झाम झाल्यावर माझी पहिली पोस्टिंग मला बीड मिळाली. बीड डिस्ट्रिक्टला मी 2 वर्ष काम केलं. त्यानंतर मग पुण्याला 6 महिने. आज 2.5 वर्ष झालं मी नागपूरला आहे आणि मी ऍज अ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, मला आता 4-5 वर्ष होते मी ऍज अ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून काम करते. एक्झाम झाली, याच्यामध्ये MSW ज्यांचं MSW होतं त्यांच्या वॅकन्सी निघाल्या. एक्झाम झाली, एक्झाम कंडक्ट करून मग पर्सनल इंटरव्ह्यू झाला मंत्रालयामध्ये, तिथे मी सिलेक्ट झालो आणि मग मी जॉईन झालो. आणि फक्त हे असं रिक्रुटमेंट नव्हतं, म्हणजे MPSC UPSC असं सारखं रिक्रुटमेंट, ज्यांचं MSW झालेलं होतं त्यांच्यासाठी स्पेशल रिक्रुटमेंट काढण्यात आलं. हॅलो. हा बोला. सर, तुम्ही जे आता हे सांगितलं, जे विलेज प्रोटेक्शन जे गाव पातळीवर जी समिती असते, तर गावात जर एखादी अब्यूजची केस झाली, मुलांच्या किंवा मुलींच्या बाबतीत कोणाची, पण मग गावाल्यांना गावात झालेली केस गावात सॉल्व, जर पोलीस केस झाली समजा, तर कोणी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा केस केली, तर गाव पातळीवर जे असतं कार्यकारी मंडळ, ते त्यामध्ये इन्व्हॉल्व नसतं का? तुम्हाला एक सांगतो मॅडम, की गावामध्ये कोणतीही चाइल्ड अब्यूजची केस झाली अल्पवयीन मुलांवर, मुलींवर, तर मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग हा पार्ट आहे. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल ऑफेन्स, बालकांच्या लैंगिक अपराधापासून संरक्षण 2012 सेक्शन 19 आणि 21 मध्ये मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग आहे. जर अशा घटना घडल्या
आणि ते आपण लपवून ठेवलं तर आपल्यावर कारवाईचे प्रावधान आहे. या सगळ्या गोष्टीमध्ये पोलिसांना माहिती देणं गरजेचं आहे. फक्त आपण काय करू शकतो विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या माध्यमातून, ज्या मुलीवर अब्यूज झालेला असेल त्या मुलीला मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळाला का, तिची परिस्थिती कशी आहे, तिच्यावर अब्यूज झाल्यानंतर ती सावरली गेली आहे का, तिला समुपदेशनची गरज आहे का, तिला इतर काही गरज आहेत का, तिला नीट केअर प्रोटेक्शनची गरज आहे का, तिला वसतिगृहाची गरज आहे का, तिला बालगृहाची गरज, हे सगळं आपण विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन करू शकतो. पण जर गावात घटना झाली आणि गावालाही ठरवलं असेल की नाही आपल्या गावाची बदनामी होईल, आपल्या याची बदनामी होईल, लोकांची बदनामी होईल, किंवा समोरच्या माणसाचा प्रेशर असेल, समोरचा व्यक्ती हा खूप मोठा असेल, धनाढ्य असेल, मग आपण लपून ठेवायचं का, असं नाही. सेक्शन 19 आणि 21 पॉक्सो मेंटल रिपोर्टिंग पार्ट आहे, ज्यांनी लपून ठेवलं सगळ्यांविरोधात कारवाई होते. नाही मला तेच म्हणायचं आहे की ही घटना घडते तर आपण पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली कोणी, समजा आई वडील, पण गावच्या म्हणजे गावात जर घटना घडली आहे आणि गावात माहिती आहे सर्वांना, तर पोलीस पाटील किंवा जे त्या लेवलचे लोक असतात कार्यकारी मंडळात, तर त्यांना ही केस माहित राहत असेल ना, असं म्हणत आहे. म्हणजे त्यांना पुढची स्टेज त्यांना हवी आहे. हो, हो. नंतर काय एफआयआर नंतर मी तेच म्हणत आहे, एफआयआर नंतर जर असं झालं तर त्या मुलीला मी तेच म्हणतो त्या मुलीला मनोधैर्य योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला का. मला सांगतो की ज्या मुलीवर अब्यूज झालेला त्याला 3 लाख पासून 10 लाख रुपये मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळतो. आणि तो प्रस्ताव पोलीस विभागाने सादर केलेला किंवा नाही, त्या मुलीला योग्यरित्या सगळं बाबी होत आहे की नाही, हे विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शनचं काम आहे की ते बघावं. अब्यूजच्या नंतर तिला समुपदेशनची गरज आहे का, आणि जसं तुम्ही म्हटलं की या सगळ्यांना माहित आहे आणि पोलीस कंप्लेंट झाल्यानंतर त्या मुलीला प्रोटेक्ट करणं या कमिटीचं काम. थँक्यू सर. केस मात्र त्यांची जो जुळेल आहे ती कदाचित त्यांची केली असेल. केस कुठे चालेल केस काय, मला तुमचा प्रश्न अजूनही म्हणजे तुम्हाला काही वेगळे विचारायचे आहेत का. नाही नाही समजलं. मला तेच विचारायचं होतं की एखादी गावात जर काही घटना घडली आहे, ठीक आहे, तर आई वडील म्हणून डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला तालुका लेवलवर करू शकतो. गावात जर घडलं कंप्लेंट करताना तालुका लेवललाच करेल की गावात पोलीस स्टेशन तर नसतं प्रत्येक गावात. ओके ओके हा नाही. तर जर आता गावात माहिती असो किंवा नसो, किंवा गावात माहिती असेल तर पोलीस पाटीलला माहिती असेल बा असं म्हणत आहे. नाही, पोलीस पाटीलला माहित असेल तर त्याचं ते कर्तव्य आहे की त्यांनी पोलिसांना सूचना द्यायला पाहिजे. आईवडील निश्चित तौरवर कारवाई करू शकतात, कंप्लेंट फाईल करू शकतात, किंवा त्यांनी आई वडिलांनी कंप्लेंट त्यांना असं वाटत असेल की नाही आता आपण जाऊ नये, आपल्याला कुठेतरी हे होईल. मी तुम्हाला सांगितलं 1099 हा टोल फ्री नंबर आहे, त्यांनी लगेच लागली जायला फोन करावा. ते जे कार्यकर्ते आहेत ते डायरेक्ट पोहोचतील आणि ते कंप्लेंट फाईल करून घेतील. मला असं वाटतं की आपण इथे थांबूया. बरेच प्रश्न आपण घेतलेले आहेत. ऍक्च्युली विषयच असा आहे, विषयच इतका सेन्सिटिव्ह आहे की त्याच्यावरती आपण दिवसभर जरी बोललो तरी आपल्याला वेळ अपुरा पडेल. आणि बालकांचं संरक्षण आणि बालकांचे अधिकार या विषयावरती आपल्याला आज मुश्ताक पठाण